Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. A rectangle is 16 centimeters long and 10 centimeter wide. If the length is reduced by k centimeter and width is increased also by k centimeter, to make it a square, then its area changes by. So हमारे पास एक रेक्टेंगल है इनिशियली, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है दैट इज 16 सेंटीमीटर एंड इसकी जो विड्थ है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स. हमें ये क्या कहा जा रहा है कि अगर हम इसकी लेंथ को k सेंटीमीटर रिड्यूस करते हैं, यानी 16 माइनस के कर देते हैं, और विड्थ को हम 10 प्लस के इंक्रीज करते हैं, तो आप इस तरह से कि इसको हम एक स्केयर बना लें. स्केयर में तो क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होती है, हर साइड जो है वो इक्वल होती है. तो आपने ये बताना है कि एरिया में चेंज कितना आएगा. देखिए जब ये स्केयर बन जाएगा, तो जब ये हमारे पास एक स्केयर बन जाएगा, तो स्केयर के केस में क्या हो जाता है, लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर सेम. सो दिस विल बी योर विड्थ या ब्रेथ एंड दिस विल बी योर लेंथ. तो मैं दोनों को इक्वेट कर लूंगा. 16 माइनस के मैंने क्यों इक्वेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर मेकिंग दिस चेंज, यानी लेंथ में के का माइनस करने से और विड्थ में के का ऐड करने से अब ये रेक्टेंगल नहीं रहा बल्कि ये एक स्केयर बन गया. तो स्केयर में तो मैंने बताया कि लेंथ एंड विड्थ बोथ आर सेम, सो दिस साइड एंड दिस साइड विल बी सेम हो जाएगा जब ये इस तरह की सिचुएशन में चला जाएगा. तो सबसे पहले के लिए सॉल्व कर लेते हैं. तो k को मैं राइट साइड माइनस k को आई विल बी टेकिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस विल बी 2k. आई विल बी टेकिंग 10 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट विल बी 16 माइनस 10, दैट इज 6. सो k की वैल्यू 3 आ जाएगी. सो k की वैल्यू 3 आ जाएगी मेरे पास. एंड सो जब k मेरे पास 3 आएगा, सो रिमेंबर के लेंथ एंड विड्थ दोनों अब सेम हो गए हैं, क्योंकि ये एक क्या बन गया है, ये एक स्केयर बन गया है. पहले ये एक रेक्टेंगल था, तो नई जो आपकी विड्थ है दैट इज 10 प्लस के, 10 प्लस के 3 आया है, सो 10 प्लस के ये 13 हो जाएगा. लेंथ 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 ये भी 13 आया है. सो 13 इंटू 13 करेंगे तो स्केयर का एरिया आ जाएगा 169, जबकि ओरिजिनली ये एक रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ जो थी वो 16 थी, विड्थ जो थी वो 10 थी, और ओरिजिनली इसका एरिया भी लेंथ इंटू विड्थ करके आएगा. दैट वाज 16 इंटू 10 इज इक्वल टू 160. सो 169 में से 169 में से आप 160 को माइनस कर दोगे, तो जो डिफरेंस आया है, ठीक है, सो जो चेंज आया है वो 9 का आया है. तो जल्दी में आपने यहाँ पे नया आपका जो नया एरिया है वो नहीं मार्क कर देना. उसने ये पूछा था कि कितना एरिया कितना चेंज करेगा. सो पहले एरिया 160 का था, अब एरिया 169 का हो गया. तो चेंज जो है वो 9 यूनिट्स का, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/6 ऑफ अ डे इज व्हाट पार्ट ऑफ टाइम बिटवीन 3 PM मंडे एंड 3 PM थर्सडे ऑफ द सेम वीक. सो वी हैव अ वीक जिसके अंदर हमने 3 PM मंडे से लेके 3 PM थर्सडे तक 1/6 ऑफ अ डे की रेशो को फाइंड आउट करना है. सो 1/6 ऑफ अ डे, सो इन अ डे वी हैव 24 आवर्स, राइट. सो इन अ डे वी हैव 24. आप इसको आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको डेज में भी रहने दे सकते हो. सो मैं इसको आवर्स में लेके जा रहा हूँ, थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू टू सॉल्व. सो 24 आवर्स है, 1/6 ऑफ अ डे विल बिकम, सो 1/6 ऑफ अ डे विल बिकम 4 आवर्स, राइट. अब हम चेक करते हैं कि 3 PM मंडे से लेके 3 PM थर्सडे तक कितने आवर्स हैं. सो 3 PM मंडे से लेके 3 PM ट्यूसडे तक 24 आवर्स. देन अगेन 3 PM ट्यूसडे से लेके 3 PM वेडनेसडे तक 24 आवर्स. देन अगेन 3 PM वेडनेसडे से लेके 3 PM थर्सडे तक 24 आवर्स बनते हैं. तो 24 यहाँ पे है, 24 आवर्स यहाँ पे हैं, 24 आवर्स यहाँ पे. अगर आप डेज में जाते हो तो 3 डेज बनते हैं, राइट. सो 24 प्लस 24 प्लस 24, सो 48 एंड 48 में आप 24 ऐड करोगे, सो दिस विल बिकम 72. सो 4/72 की रेशो जो है वो आपने ले लेनी है, क्योंकि 4 आवर्स बनते हैं 1/6 ऑफ अ डे. एंड 3 PM मंडे से लेके 3 PM थर्सडे तक. देखिए आज दोपहर के 3 बजे, अब फॉर एग्जाम्पल आज वैसे भी आज मंडे है, सो टू मेक इट अंडरस्टैंड, आज दोपहर के 3 बजे मेरे से लेके कल दोपहर के यानी ट्यूसडे की दोपहर 3 PM तक 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं. सो दिस इज वाई मैंने ये 24 आवर्स लिया. अगेन ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे का 3 PM पे जाऊंगा तो 24 आवर्स, फिर वेडनेसडे से थर्सडे पे 24 आवर्स. तो दिस इज हाउ मैंने 24 आवर्स का स्लैब लिया और मैंने उसको ऐड कर लिया. अब आगे कुछ भी नहीं है, मैंने सिंपली इसको क्या करना है, कट डाउन करना है, एंड आई विल गेट द आंसर. सो 4 1 4 आ जाएगा, 4 1 4 नीचे भी आ जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ 3 into 32. सो 4 8 इज 32 आ जाएगा. सो 1/18 इज द राइट आंसर हेयर. सो दिस इज हाउ you will be solving this up, right जी. and other क्वेश्चन नंबर 3 आपसे एंगल से रिलेटेड पूछ रहा है. आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे
इस एंगल की वैल्यू जो है वो आपसे पूछी जा रही है कि इस एंगल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो देखिए मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ ये कि whenever two parallel lines are being cut by a transversal, so जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, दे आर वर्टिकल एंड अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल ये होगा, और मैंने यही एंगल फाइंड आउट करना है। और एक लाइन का कंप्लीट एंगल जो है दैट इज 180 डिग्रीज, ठीक है। सो इस लाइन का कंप्लीट एंगल, अगर मैं इसकी बात करता हूँ सी टू डी की, सो सी टू डी का जो कंप्लीट एंगल है, मैंने इसको दोबारा हाईलाइट कर दिया। तो सी टू डी की जो मेरे पास एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है, दैट इज 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज में से अगर ये एंगल बी है, तो ये जो पीछे रिमेनिंग एंगल है, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रिमेनिंग एंगल है दैट विल बी 180 माइनस बी हो जाएगा, राइट। तो दिस विल बी 180 माइनस बी। सो जो एंगल ये है, ये वाला एंगल है, वही एंगल यहाँ पे ई जी ए बी होगा। सो एंगल जी जी के सी, सो एंगल जी के सी, रिमेंबर यहाँ पे इक्वल है एंगल ई जी ए के, एंड दिस एंगल इज 180 माइनस बी। तो यहाँ पे टाइपो हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी है 180 माइनस बी। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको कह रहे हैं कि इफ द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन अ क्लास इज 3:5 एंड देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन टोटल, हाउ मेनी बॉयज आर देयर। सो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। so the total नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 24। जब भी आपके पास एक चीज रेशो के फैक्टर में है, इसका मतलब है दे आर बीइंग सिंप्लीफाइड बाय अ नंबर, लेट्स सपोज दैट नंबर इज x। सो टोटल नंबर यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 3x प्लस 5x। सो 3x प्लस 5x विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दैट इज 24। सो x इज दैट फैक्टर जिससे ये रेशो जो है वो सिंप्लीफाई होकर 3:5 बनी है, लेट्स से। तो 3x प्लस 5x की वैल्यू निकालेंगे। सो 8x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू विल बी 3। तो बॉयज का जो पार्ट है, ठीक है, सो गर्ल्स टू बॉयज की रेशो 3:5 है। इसका मतलब है गर्ल्स दे आर 3 पार्ट्स। सो गर्ल्स आर 3 पार्ट्स एंड बॉयज आर 5 पार्ट्स, राइट। तो 5 इंटू 3 कर लेंगे, मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, एंड 15 बॉयज एयर इज द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, मॉड का क्वेश्चन है। मॉड में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि वेन एवर यू आर ओपनिंग अ मॉड, तो आप उसको प्लस और माइनस दोनों के लिए ओपन करोगे। सो मॉड ऑफ x प्लस 3 इज लेस देन 4, इनइक्वालिटी भी साथ ही इसी के अंदर गिवन है। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल बी व्हेन आई विल बी ओपनिंग इट अप, सो आई विल बी राइटिंग इट लाइक x प्लस 3 इज ग्रेटर देन -4 एंड x प्लस 3 इज लेस देन 4। सो x प्लस 3 -4 से बड़ा है और x प्लस 3 4 से दैट इज स्मॉलर। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करने के बाद हम इनको कंबाइन कर लेंगे। अगर तो इक्वालिटी होता मैं एक ही जगह पे इसको सॉल्व कर सकता था। फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वालिटी होता x प्लस 3 का मॉड इज इक्वल टू 4 होता, तो आई कुड हैव रिटन इट एज x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू -4। सॉल्व करता वैल्यूज आ जाती, बट क्योंकि इनइक्वालिटी है, सो इनइक्वालिटी के केस में यू शुड रिमेंबर कि नेगेटिव पार्ट से ये इसको आपने ग्रेटर रखना है, और आपने इसको पॉजिटिव पार्ट से स्मॉलर रखना है। So this is the way in which you will be solving it up. सॉल्व करोगे आप, आई विल बी टेकिंग -3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बी -7, x आ जाएगा +3 ऑन द राइट हैंड साइड, x 4 -3 एंड दैट विल बी 1। so x is greater than -1 but is less than +1, so this is why option A here is the right choice. So moving on to the next question, 25% of a number is 75, what is the number? So आज का जो लेक्चर है ना, ये कंप्लीट क्योंकि एक मॉक लेक्चर है, टेस्ट के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को ऐड किया गया। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ इजी क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सारे के सारा जो कंटेंट है ना आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कवर हो रहा है। सो एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ गया, इसी तरह से इजी क्वेश्चन बीच में ऐड किए जाते हैं, सो यू कैन इजीली मैनेज अप योर टाइम। कह रहे हैं कि 25% ऑफ अ नंबर इज 75, व्हाट इज द नंबर। सो एक नंबर है जिसकी 25% की वैल्यू 75 बनती है, आपसे ये पूछ रहे हैं कि बता दें नंबर क्या। सो वी नो दैट परसेंटेज इज, मैंने आपको बताया हुआ, याद रखने के लिए आप क्या कर लें कि जो हम बचपन में फॉर्मूला यूज करते थे कि मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 कर लेते थे, तो आप इस चीज को फॉलो अप कर लोगे। सो परसेंटेज 25% प्लग इन कर दो, 25% एक नंबर का 75 बन रहा है, तो इसका मतलब है टोटल क्या नंबर था, हमने वो टोटल नंबर निकालना है। सो टोटल मार्क्स की जगह पे x आ जाएगा, 75 एक नंबर का 25% बन रहा है, इंटू 100 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, x की वैल्यू आप यहाँ पे ले जाओ, 25 को आप नीचे ले आओ, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 75 बाई 25 इंटू 100 हो जाएगा। इजी पीजी क्वेश्चन था। यस पेपर के अंदर मिक्सचर होता है,
इजी चीजें होती हैं ताकि आप इन टाइम जो है इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कर सको। तो 3 इंटू 100 हो जाएगा एंड 300 आंसर आ जाएगा। तो 300 एक ऐसा नंबर है जिसका 25% जो है वो आपके पास 75 है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके रीचेक भी कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन, यस दे आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द एग्जाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इससे रिलेटेड है। कह रहा है कि a shirt cost $40 after a discount of 20%. What is the original price of the shirt? So एक शर्ट है जिसके ऊपर आपने 20% का जब डिस्काउंट दिया है तो उसकी नई प्राइस $40 होगी। आप ये बता दो कि ओरिजिनल प्राइस कितनी थी। देखिए अगर किसी भी चीज की जो कंप्लीट परसेंटेज होती है वो 100% होती है, अगर उस पर मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया तो अब उसकी जो परसेंटेज पीछे रहेगी है वो ओरिजिनल प्राइस का 80% रहेगी है। सो अगेन इसको परसेंटेज से ही सॉल्व कर लेंगे। सो एक ऐसा हमने नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसका 80% जो है वो $40 है। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि एक शर्ट की प्राइस 20% डिस्काउंट के बाद, सो 20% के डिस्काउंट के बाद जो उसकी नई प्राइस है दैट इज $40। तो बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो हमने वो नंबर बताना है जिसका 80% 40 बन रहा है। 80% क्यों लिया? 20% के डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस $40 हो गई है। सो यहाँ पे हमने 80% परसेंटेज में आ जाएगा मेरे पास, एंड 80% के ऊपर इसकी वैल्यू 40 आ रही है। x इज द ओरिजिनल नंबर जिसको मैंने फाइंड आउट करना है, इनटू मैं 100 कर दूंगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, बट यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज है। सो चीजें इजी होंगी इन द टेस्ट, बट उनको इस तरह के सिनेरियोज बनाए गए होंगे कि आपके लिए समटाइम्स उसको समझना डिफिकल्ट होता है। सो पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। जितना भी आपका क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स है वो इजीली सॉल्व हो जाता है, बट आपने ट्रिक्स को और चीज़ों को देखना होता है, टाइम को मैनेज करना होता है। द प्राइस ऑफ अ बुक वॉज इंक्रीज बाय 20%। द न्यू सेल प्राइस इज $60। व्हाट इज द ओरिजिनल सेल प्राइस ऑफ द बुक? अगेन अब 20% का इंक्रीज आ गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसके बिल्कुल साथ ऐड किया ताकि ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में क्योंकि होते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब एक प्राइस बढ़ गई एक बुक की 20%, सो नई उसकी जो प्राइस आ गई है वो $60 है। सो अगेन हमेशा ओरिजिनल या टोटल परसेंटेज 100% होती है। जब उसमें 20% का इंक्रीज आ जाएगा सो नई जो प्राइस है वो 120% के वैल्यू पे $60 है। सो वो $60 है। हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसका 120% $60 बनता है। अगेन इसको परसेंटेज में प्लग इन कर देंगे। सो डिफरेंट सिनेरियोज को मैंने एक साथ ऐड कर दिया ताकि सिचुएशन समझ आ जाए। अगेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो 120 की अगर परसेंटेज ली जाती है तो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 60। टोटल मेरे पास x है, हमेशा x ही रहेगा, इंटू 100 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 60/120 आ गया इंटू 100। तो जब भी इंक्रीज आएगा तो या तो आप उसको परसेंटेज इंक्रीज में प्लग इन कर लो, या फिर अगर आप परसेंटेज इंक्रीज में नहीं प्लग इन करना चाहते आप उसको वापस सिंपल परसेंटेज में पुट कर दो। बट रिमेंबर टू इंसर्ट वैल्यू एट करेक्ट प्लेसेस, बिकॉज परसेंटेज का फॉर्मूला इज रिमेंबर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। सो बेसिक फॉर्मूला से चीजों को याद रखेंगे तो चीजें ईजी हो जाएंगी, कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो 120% क्यों बन रहा था? क्योंकि 20% का इंक्रीज आ गया था। उसके ऊपर नई प्राइस कितनी बनी थी? $60 बन रही थी। टोटल प्राइस एक्स ही क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया, 61 जा 62 जा 2 एंड 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ओरिजिनल जो प्राइस थी उसकी वो $50 थी। तो दिस इज वाई $50 हियर इज द आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A square has an area of 64 square meters. What is its perimeter? एक स्केयर है जिसका एरिया इज गिवन एज 64 स्क्वायर मीटर्स। हमने उसका पेरीमीटर बताना है। सो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स होता है। इन द केस ऑफ अ स्क्वायर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सो इन द केस ऑफ अ स्क्वायर द पेरीमीटर इज 4 टाइम्स ऑफ x। सो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज x का स्क्वायर विच इज गिवन एज 64। सो x स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, and 4x is the perimeter, so 4 times 8 is 32. So 32 is the answer. So let me give you a very important tip for the quantitative mathematics section या basic mathematics का जो आपका section है, ठीक है, your entrance test, उसके लिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्केयर्स को यू शुड रिमेंबर द इंपॉर्टेंट स्केयर। 7 से लेके 7 का स्केयर 49 होता है, याद रखिएगा। 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का स्केयर आपको पता है 100 होता है, 11 का 121 होगा, 12 का 144 होगा। उसके साथ साथ आपने याद रखना है कि 13 का स्केयर इज 169, 14 का स्केयर इज 196, 15 का स्केयर इज 225 एंड 16 का स्केयर इज 256। इसके साथ
आपने 20 का स्केयर दैट इज 400 एंड रिमेंबर 30 का स्केयर इज 900। ये आपने याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्केयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, इनके अंडर रूट्स भी बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं। सो अगर ये वैल्यूज आपको क्विकली आती हो, सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ हैजल एंड टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट। Now, age-related questions. Ali is 5 years older than Bilal. If the sum of their ages is 35, how old is Bilal? So let's say Ali की जो एज है वो A से रिप्रेजेंट हो रही है, बिलाल की जो एज है वो लेट से B से रिप्रेजेंट हो रही है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि अली इज 5 years older than बिलाल। सो अली जो है वो 5 साल बड़ा है बिलाल से। सो इफ अली इज 5 years older than बिलाल, तो अली की जो एज है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बिलाल की एज में आप 5 ऐड करोगे तो अली की एज आ जाएगी। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज, सो ए प्लस बी इज गिवन एज 35। सो ए प्लस बी 35 गिवन है, तो हमसे पूछा गया कि बिलाल की एज बता दें। तो इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेते हैं। सो दिस इज a माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए प्लस बी बिकॉज दोनों की एजेस का सम गिवन था दैट इज 35। दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लेता हूँ। जब मैं ऐड करूंगा सो a एंड a विल ऐड अप एंड बिकम 2a माइनस बी प्लस बी विल गेट कैंसिल। 35 में मैं 5 ऐड करूंगा 40 आ जाएगा। a की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। सो अली की एज 20 ईयर्स है, मैंने बिलाल की एज बतानी है। सो बिलाल क्योंकि ही इज यंगर देन अली, सो इस इक्वेशन को मैं यूज करूंगा। a माइनस 5 इज इक्वल टू बी आ जाएगा। वाई, मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, अली की जगह पे 20 पुट करेंगे, 20 में से 5 चला जाएगा। सो बिलाल की एज जो है वो 15 ईयर्स आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको कह रहे हैं कि 10 years अगो द एज ऑफ अ फादर वाज 3 times द एज ऑफ हिज सन। सो 10 years पहले फादर की जो एज थी वो अपने सन की एज का 3 times थी। इफ द सन इज नाउ 20 years old, हाउ ओल्ड इज द फादर नाउ। सो अगर एक सन की एज अभी 20 ईयर्स है, सो 10 ईयर्स पहले सन की एज कितनी थी, 20 माइनस 10। वाई, सो 10 ईयर्स अगो उसकी एज, अगर अभी एक शख्स की एज 20 ईयर्स है तो 10 साल पहले 20 माइनस 10 थी। किसी की एज अगर अभी 50 ईयर्स है तो 50 माइनस 10 थी 10 ईयर्स अगो। 10 ईयर्स के बाद अगर अभी किसी की एज 20 है, इंशाल्लाह 10 ईयर्स के बाद उसकी एज 20 प्लस 10 30 हो जाएगी। तो सेम, बड़ा सिंपल सी बात है। 10 ईयर्स पहले जो सन है उसकी जो एज है दैट इज 10 ईयर्स, क्योंकि 20 माइनस 10 किया 10 आ गया। एट दैट टाइम फादर वॉज 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो अगर अभी फादर की एज को मैं एफ ले रहा था और सन की एज को एस ले रहा था, तो 10 ईयर्स पहले फादर की एज इज एफ माइनस 10, जो कि 3 times थी, जो उस टाइम सन की एज थी। सो उस टाइम सन की जो एज थी वो 10 ईयर्स थी। तो एफ इज इक्वल टू 3 10 30 आ जाएगा, माइनस 10 को आप राइट पे ले जाओगे, प्लस 10 आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। राइट, सो एफ की वैल्यू जो है वो 40 आ जाएगी। इसको So next question, in a school, the ratio of boys to girls is 5:6 and there are 220 students in total. How many boys are there? Again, similar question है, इस तरह का क्वेश्चन आज के सेशन में एक हो चुका है। So 5:x is the ratio of boys to girls. So boys ratio girls is 5:x. जो सिंप्लीफिकेशन फैक्टर है मैं उसको 5:6, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन फैक्टर को मैं 5x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंड 6x से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो टोटल इससे बन जाएंगे 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 220 स्टूडेंट्स हैं। 11x की वैल्यू इज 220 आ जाएगा, x की वैल्यू विल बी 20 एंड हमने ये बताना है कि बॉयज कितने हैं। सो बॉयज रेशो गर्ल्स है, सो बॉयज आर हैविंग 5 पार्ट्स, सो 5 into 20 कर लेंगे, 100 बॉयज हैं वहां पे आपके पास स्कूल के अंदर, उस कैंपस के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में जब रेशो गिवन हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो, तो आप क्या करते हो कि 5:x का मतलब क्या है कि वो किसी सिंप्लीफिकेशन फैक्टर, लेट से वो x था सिंप्लीफिकेशन फैक्टर जिससे वो कैंसिल हुए हैं, सो दैट इज 5x प्लस 6x है। सो 5x प्लस 6x की जो वैल्यू है दैट इज 220। सो 11x की जो वैल्यू आ गई थी वो 220 आ गई थी, x की वैल्यू 20 थी। अब बॉयज रेशो गर्ल्स है, सो जो पहला पार्ट था 5x दैट वाज होता बॉयज का था, तो 5 into x, दिस इज वाई मैंने x इक्वल टू 20 किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 16 raised to the power 7 by 4, very easy, 16 raised to the power 7 by 4 can be written as 2 की power 4 whole power 7 by 4. So what I have done here is I have taken the value of 16 as 2 raised to the power 4, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 7 आ जाएगा एंड 2 की पावर 7 is 128 आ जाएगा। सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 14।
So in question number 14, it says that 2 by 3 plus 5 by 6. So you have to find out the value of 2 by 3 plus 5 by 6. So it's a very easy question. In such situation आपने क्या करना होता है कि आप क्या करें कि जो अगर दोनों नंबर सेम टेबल में आ रहे हैं तो आप सिंपली क्या करें कि उसमें से जो बड़ा नंबर है आप उसको एलसीएम ले लिया करें. सो 3 and 6 बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. तो दिस इज वाई 6 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा. जब यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा तो इट विल बी 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस 5 1 जा 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 आ जाएगा, दैट इज 9 by 6. एंड 9 by 6 को जब आप कैंसिल करेंगे 3 के टेबल से तो 3 by 2 विल बी योर आंसर है. सो दिस इज वाई 3 by 2 इज आंसर. उसने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, 9 by 6 को ही रहने दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे सिंप्लीफाई इन द लोवेस्ट फॉर्म 120 by 6000. 120 by 6000 सिंपल है, जीरो को आप जीरो के साथ कैंसिल कर दें. ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता. बिला वजह आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, इजी होती है कैलकुलेशन. सो मैंने जीरो को जीरो के साथ कैंसिल किया. नाउ 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, जीरो आ जाएगा. सो 1 by 50 आ जाएगा. सो 1 by 50 इज द आंसर है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 0.25 into 0.4. तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाएं, टोटल नंबर ऑफ जीरोज इंसर्ट करें. यहाँ पे दूसरा मेथड है जो कि ज्यादा मुझे कन्वीनियंट लगता है. आप जिस मर्जी मेथड को चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो. दिस इज 0.25 into 0.4. व्हाट आई विल डू हियर इज पॉइंट खत्म करूंगा, 1 आ जाएगा, दोनों 100 आ जाएंगे. पॉइंट खत्म करूंगा, 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा. तो नाउ दिस विल बी 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा एंड 4 1 जा कैंसिल हो जाएगा. 1 by 10 आ गया. 1 by 10 रिमेंबर इज 0.1. So this is why 0.1 here is the answer. 1 by 100 होता तो 0.01, 1 by 1000 होगा तो 0.001. तो हाउ 10 आप 10 से आप डिवाइड करोगे. ठीक है, जब आप 10 से डिवाइड करोगे एंड 1 को आपने इनसाइड लेना है, ठीक है, डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगेगा. पॉइंट के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जीरो लगा सकते हो. सो 10 1 जा 10, सो 0.1 आ जाएगा. सो 0.1 इज द चॉइस हियर. तो चॉइस जोड़ के आप उसको जिस तरह से सॉल्व करना चाहते हो, बट दिस वाज द इजीएस्ट वे पॉसिबल. इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बी सुपर इजी फॉर यू. So next question is 0.6 of x. So 0.6 of x की value is 1.2. What is the value of x? So 0.6 times x is equal to 1.2 यहाँ पे given है. तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है. सो रूल इज कि आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो. तो मैंने इन दोनों के पॉइंट्स को कैंसिल कर दिया. ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 12 by 6. सो 12 by 6 मेरे पास सिंपली 2 आ जाएगा. 2.0 इज माई आंसर हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन बता दें. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स क्या होंगे. तो सिंपली आप क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स की वैल्यूज के लिए सॉल्व कर लो. एक्स की जो वैल्यूज आएंगी दे विल बी योर रूट्स. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. सो आई एम डूइंग मिड टर्म ब्रेक. सो मिड टर्म ब्रेक में मैं क्या करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा. 6 1 जा 6 होता है. 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मेरे पास 5x आए. सो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. 3 2 जा 6 होता है एंड उन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है. एक्स को मैं कॉमन ले लूंगा, x माइनस 3 आ जाएगा. माइनस 2 को मैं कॉमन ले लूंगा, x माइनस 3 आ जाएगा. आंसर इज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3. सो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड सेकेंडली x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. सो 2 and 3 आ गया. सो इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is x square plus kx plus 12 is equal to 0. If one root of the quadratic equation x square plus kx plus 12 is equal to 0 is 3, what is the value of k? So root आपको given है, आपसे k की वैल्यू पूछ रहे हैं. रूट की वैल्यू को अगर आप इंसर्ट करते हो इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आंसर शुड बी 0, राइट. तो जब भी आप रूट को इंसर्ट करोगे इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द आंसर शुड बी केप्ट इक्वल टू 0. So this is how we'll be finding the value of k. So x square plus kx plus 12. So I'll be plugging in 3. जब मैं 3 को प्लग इन करूंगा so 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस k इंटू 3 आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा. So this is 9 plus 3k plus 12 and it should be equal to 0. Why? जब भी आप रूट को इंसर्ट करते हो तो इक्वेशन के अंदर the resultant is equal to 0, the result is equal to 0. So I'll be finding out the value of k. So this is 3k is equal to minus 21. How? 9 plus 12 is 21. I'll be taking it on the right hand side. 3 के साथ मैं इसको कैंसिल कर दूंगा. So k की वैल्यू will be minus 7. तो क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आप आएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 2 1 3 and 4 है एंड द अदर मैट्रिक्स इज 1 2 0 and 1. सो रिमेंबर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, रोज इनटू कॉलम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं. एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे. नेक्स्ट एक उसका क्वेश्चन कंडीशन का आ रहा है. सो पहले मैं ये बता दूं कॉन्सेप्ट, जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं है
तो उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, दैट इज रो इनटू कॉलम्स। सो द horizontal ones are rows and the vertical ones are columns. So here I have 2 rows and 2 columns in the first matrix and again 2 rows and 2 columns in the second matrix. So both matrices में मेरे पास 2 rows 2 columns हैं. So matrix की multiplication की condition क्या है कि first matrix के number of columns second matrix के number of rows के equal होंगे. So 2 into so first के column and second के rows जो हैं वो equal होंगे. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉलम्स को और रोज को चेक करोगे कि क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो कंडीशन तब ही आपकी पूरी होगी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं दे आर इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होंगे। ठीक है, सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होंगे। सो ये जो चीज है आपके पास ये तब ही ये कंडीशन अगर आपके पास फुलफिल होगी तभी आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाओगे। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या मेथड है, यू विल बी टेकिंग अप द कंप्लीट रो मल्टीप्लाइंग इट विद द फर्स्ट कॉलम देन अगेन फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम। उसके बाद जो है आप सेम गोज विद द सेकंड रो को आप पिकअप करेंगे, सेकंड रो को आप पिकअप करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, देन अगेन सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम ऑफ द नेक्स्ट मैट्रिक्स। सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट फॉर यू। सो 2 into 1 आ जाएगा फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, प्लस 3 into 2 आ जाएगा, देन अगेन 2 into 0 आ जाएगा, प्लस 3 into 1 आ जाएगा। नाउ सेकंड रो को आप पिकअप करोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 प्लस 4 into 2, देन अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम 1 into 0 1 into 0 प्लस 4 into 1। सो सबसे पहले क्या करोगे, आप फर्स्ट रो को पिकअप करोगे, उसको कंप्लीटली आप दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, जितने भी कॉलम्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, देन अगेन सेकंड रो को पिकअप करोगे एंड सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। So that will be 2 1s are 2, 2 and 3 2s are 6, 2 plus 6 is 8, 0 plus 3 is 3, this will become 9 and this will become 4. So this is how the matrices are being multiplied. So remember the condition is the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows in the second matrix. Second matrix के rows के equal है, only then you can multiply the matrix. So next question में बल्कि पूछ लिया गया कि what is the condition for the matrix multiplication to be possible. So the number of rows of A is equal to number of columns of B. No, number of columns of A is equal to the number of रोज ऑफ बी। तो अगर आप एक क्रॉस बी कर रहे हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होंगे, ओनली देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, एज द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द 10 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसी सिचुएशन में आपने क्या ट्रिक यूज करनी है कि सिंपली व्हाट यू विल डू हियर इज कि आपके पास जो भी गिवन डेटा होगा आप उसको मल्टीप्लाई करा दो, आस्क डेटा की वैल्यू से डिवाइड करो, जो आस्क डेटा है वो आपके पास आ जाएगी, आस्क वैल्यू आ जाएगी। तो ट्रिक इज कि जो भी गिवन आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप मल्टीप्लाई करवाओ, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा है और जो भी उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे आप डिवाइड कराओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यस, यू कैन indulge yourself into the process of direct and indirect direct proportion, but this is a short trick या एक टिप है जिसको आप फॉलो करके बड़ा क्विकली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से सॉल्व करने से आपके पास क्या होता है कि टाइम बच जाता है, बिकॉज एंट्रेंस टेस्ट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड योर पेशेंस एंड योर परसिस्टेंस, कि आप कितनी चीज़ों को देखते हो, कंफ्यूजन का शिकार नहीं होते और चीज़ों को आप सॉल्व करते हो। तो द ट्रिक इज कि गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करवा दो, 5 into 12 कर लो, आस्क डेटा क्या है 10 वर्कर्स हैं, सो 10 से डिवाइड कर लो। सो इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आपने क्या करना है, गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करना है, आस्क डेटा से डिवाइड करना है, ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखिए वर्कर्स बढ़ाएंगे डेज कम हो जाएंगे, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो 5 into 12 डिवाइड बाय 10 करेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्कर्स 12 डेज में काम करते हैं, अगर 10 वर्कर्स हैं तो कितने दिनों में काम करेंगे, सेम टास्क। सो 5 into 12 गिवन डेटा मल्टीप्लाई करवाया, आस्क डेटा की वैल्यू से डिवाइड कराया, आपके पास अननोन वैल्यू आ जाएगी, 5 12 60, 60 बाय 10 करोगे 6 आ जाएगा। सो 6 वर्कर्स अगर 10 वर्कर्स होंगे तो 6 डेज के अंदर दे विल बी कंप्लीटिंग द टास्क, कंप्लीटिंग द सेम टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ 3 under root 5 plus 2 under root 5. So value given at that is 3 into under root 5 plus 2 into under root 5. जब एक ही नंबर होगा डिनोमिनेटर में, दिस विल बिकम योर एलसीएम। सो एलसीएम यहाँ पे अंडर रूट 5 ही आएगा, ये अंडर रूट 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 कर लेंगे, प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में रिमेंबर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज अंडर रूट 5 का स्क्वायर,
So under root 5 का square is 5. So this whole term will become 5. ये सारी की सारी term 5 बन जाएगी जो कि 3 के साथ multiply हो रहा है. This is 3 into 5. 3 into 5 is 15 and this 2 will be added up. Under root 5 अपनी जगह पे है. So this is 17 by under root 5. So the answer here is 17 by under root 5, which is option D. Next question related to the cost. If one pen costs 30 cents, how many pens you can buy with $12? So एक पेन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 30 सेंट्स है, राइट. सो आपने ये बताना है कि $12 से आप कितने पेन्स बाय कर सकते हो. रिमेंबर देयर आर 100 सेंट्स इन $1. सो टोटल अमाउंट को आप सेंट्स में लेके जाओगे, ठीक है. सो डिवाइड या रेशो करने से पहले द यूनिट शुड बी सेम. सो अगर $12 हैं, सो $12 का मतलब क्या है कि आपके पास 12 into 100 सेंट्स हैं. एक पेन की कॉस्ट 30 सेंट्स है, 30 से डिवाइड करेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 3 1 जा, 3 4 जा, 4 10 जा, 40 पेन. सो अगर $12 हैं and 30 cents is the cost of one pen, so you can buy 40 pens with a total amount of $12. If 3 books cost $45, how much will the 7 book cost? So this is also easy peasy. You can use the ratio proportion method, or you can find out the value of one book, cost of one book, and then multiply it with 7. So if 3 books cost $45, so one book की cost क्या होगी? So cost of one book. So cost of one book will cost 45 by 3. So 45 by 3 is $15 आ जाएगा. 7 बुक्स की कॉस्ट क्या आ जाएगी? 15 into 7 कर लेंगे. So 7 10s are 70 आ जाएगा, and 7 10s are 70, 7 5s are 35. So $105 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा. Moving on to the next question. So the next question states that if 2x, 2 raised to the power x is equal to 128, what is the value of x? अगर 2 raised to the power x की वैल्यू 128 है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 2 raised to the power x है, 128 बेसिस सेम होनी चाहिए तभी आप पावर्स को कंपैरिजन कर सकते हो. तो मैं बेसिस को सेम बनाऊंगा. सो 128 रिमेंबर कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So 2 की पावर 7 बनता है. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, and 64 times 2 is 128. So 128 when expressed in the power of 2 can be written as 2 raised to the power 7. So 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी. इजी पीजी टाइम सेवर क्वेश्चन मैंने बताया बीच में ऐड होते हैं. So that is 144 का अंडर रूट प्लस 196 का अंडर रूट. So 144 का अंडर रूट इज 12, 196 का अंडर रूट इज 14. 12 प्लस 14 करोगे 26 आ जाएगा. So मैंने लिस्ट बता दिया आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट स्केल्स को. यू शुड रिमेंबर द इंपॉर्टेंट स्केल. So the value of x divided by 0.4 is 9. You have to find out the value of x. So x by 0.4 is given as 9. आपने x की वैल्यू बतानी है. सो x को 9.4 से आप 9 को 0.4 से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे. तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. मैंने किया क्या है, 0.4 को 9 के साथ मैं ले गया हूँ, जाके मल्टीप्लाई करवा दिया. सो 9 इंटू 0.4, तो 0.4 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा, सो 0.4, तो रिमेंबर दिस इज योर x एंड दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन का साइन. सो पॉइंट खत्म होगा, नीचे 1 आ जाएगा. पॉइंट खत्म जब भी होता है 1 आता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो एक जीरो आएगा. 9 4 मेरे पास आ गया 36. 36 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, एक जीरो है, सो राइट से एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ आना है. सो द आंसर विल बी 3.6. सो 3.6 इज योर आंसर हेयर. What is the value of 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 4? तो 3 का क्यूब है, 2 का क्वाड है, इनका डिफरेंस क्या आएगा? 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. So this is 27 माइनस 2 की पावर 4 is 16. So 27 से 16 जाएगा, 11 आ जाएगा. Again this is 1 by x is equal to 0.2. आपसे वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू बता दो. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल बिकम 1 by 0.2 इज इक्वल टू x. पॉइंट खत्म करेंगे, मैंने बताया है पॉइंट जब भी खत्म होता है 1 आता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट था 2, तो एक जीरो आएगा. जो 10 सबसे नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मैथमेटिकल रूल है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा. x की वैल्यू विल बी 10 by 2 एंड 10 by 2 इज 5. सो दिस इज हाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज question number 30 is 5. Now question number 31. If there are two machines A and B, and if a machine can complete the task in 25 hours and together both the machines can do the same task in 15 hours, how long will it take
फॉर मशीन बी अलोन टू कंप्लीट द टास्क। सो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि दो मशीन हैं, एक मशीन ए है एंड सेकंड मशीन मेरे पास बी है। अगर मशीन ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 24 आवर्स, तो मशीन ए अगर 25 आवर्स में टास्क कंप्लीट कर रही है एंड टुगेदर बोथ द मशीन्स टुगेदर दे आर वर्किंग, दे कंप्लीट द टास्क इन 15 आवर्स, तो आपने ये बताना है कि अलोन बी को कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक आप सारे लोग याद रखें कि जो भी आपके पास गिवन टाइम है ना, टाइम को आप स्टूडेंट्स क्या कीजिए, आप उसको रेसिप्रोकेट कर लो। तो जब भी आप टाइम को रेसिप्रोकेट करोगे सो यू विल गेट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। सॉल्व करो, सॉल्व करो एंड सॉल्व करने के बाद क्या करो, आप दोबारा रेसिप्रोकेट कर लो, यू विल गेट द आंसर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए को काम करने के लिए 25 आवर्स लगते हैं, तो इट्स नॉट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट्स टाइम, बिकॉज आवर्स में। बी अकेला कितने टाइम में करेगा, वी हैव टू फाइंड दैट। एंड जब दोनों मिलके काम करते हैं, सो ए प्लस बी जब दोनों मिलके काम करते हैं, so they complete the task in 15 hours. So we have that time, we don't have that जो rate of doing work है वो नहीं है, so we'll be converting it into the rate of doing work. So rate of doing work हो जाएगा, मैंने बताया कि टाइम का रेसिप्रोकल ले लो, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/15 आ जाएगा, दोनों का कंबाइंड रेट ऑफ डूइंग वर्क। अकेला a, alone a was completing the task in 25 hours, so a का rate of doing work will be 1/a is equal to 1/25। आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली प्लग इन कर दोगे 1/a की जगह पे 1/25, वो उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क है। सो 1/25 आ गया प्लस 1/b आ गया इज इक्वल टू 1/15 आ गया। b के लिए सॉल्व कर लेंगे, आई विल टेक 1/25 ऑन द राइट हैंड साइड, सो 1/b will be equal to 1/15 minus 1/25. So LCM आ जाएगा 25 into 15, तो 25 into 15 is my LCM। 25 यहाँ चला जाएगा, 15 यहाँ, so this will be 25 minus 15, so this is 1/b। remember 1/b will be 10/25 into 15। मैंने बताया कि जब हम उसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आता है, हमने तो टाइम बताना है, तो हम सॉल्व करने के बाद एट द लास्ट अगेन मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा ताकि मेरे पास आंसर आ जाए इन टाइम्स। सो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, सो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 25 into 3। दोबारा रेसिप्रोकेट कर लेते हैं टू गेट द आंसर। सो 25 into 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, सो 2 1 एंड 2 12.5 आ जाएगा यहाँ पे। सो 12.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लो, यू विल गेट योर आंसर। सो 12.5 into 3 करोगे, 3 5 15 का 5 आएगा, 1 कैरी होगा, 3 12 इज 36, 36 में आप 1 ऐड करेंगे 37 आ जाएगा। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी राइट से एक डिजिट के बाद पॉइंट ऐड होगा। सो द आंसर हेयर विल बी 37.5 आवर्स। सो अगेन आई एम रिव्यूइंग दिस क्वेश्चन। इजी थिंग इज जब भी आपने टाइम निकालना है रेट और या आपने बताना है कि कितने टाइम में ये टास्क कंप्लीट होगा, ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या ट्रिक है कि जो भी गिवन टाइम है आप उसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल ले लोगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। वैल्यूज को प्लग इन किया, सॉल्व किया, दोबारा रेसिप्रोकल कर लिया, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने कहा कि अकेला अगर अलोन ए अगर वो टास्क करता है तो 25 आवर्स लगते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं तो 15 आवर्स लगते हैं। सो ए को 25 आवर्स, ए प्लस बी को मिला के 15 आवर्स, मैंने रेसिप्रोकल किया 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/15। अब ए 25 आवर्स में कर रहा था तो उसका रेट 1/25 आ गया। वैल्यू को प्लग इन किया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद दोबारा मैंने रेसिप्रोकल कर लिया ताकि मेरे पास टाइम आ जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हो तो ये बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप उसको इस तरह से सॉल्व करोगे। कहने कि द प्राइस वाज डिक्रीज फ्रॉम $120 to $96, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ही इजी सी बात है कि आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे, जब डिक्रीज होता है तो ओल्ड वैल्यू बड़ी होती है, ये ओरिजिनल वैल्यू बड़ी होती है, तो आप ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज ओरिजिनल वैल्यू पे आता है, तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर हेयर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू थी 120, डिक्रीज होगी 96, ओरिजिनल वैल्यू 120 थी, इनटू 100 किया। तो याद रखिएगा इंक्रीज और डिक्रीज इज इन रेफरेंस विद द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अगर एक आर्टिकल पहले 100 का था, नई प्राइस 120 होगी तो इंक्रीज हुआ है। अगर एक आर्टिकल पहले 100 का था, नई प्राइस 96 हुई है तो डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे 120 थी पहले उसकी प्राइस, अब डिक्रीज होकर 96 पे चला गया।
सो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। अगर इंक्रीज होगा तो इन दैट केस आप न्यू वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस करेंगे, लेकिन डिवाइड आपने हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करना है। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से आएगा, रिमेंबर दिस। सो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 24, नीचे आ जाएगा 120 इंटू 100। सो जीरोज को जीरोज के साथ कैंसिल किया, 12 1 12 2 2 इंटू 10 इज 20%। सो 20% का डिक्रीज आया है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? सो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने टेबल में आते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 नहीं है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, रिमेंबर। सो 0 तो वैसे ही प्राइम नंबर नहीं है, 1 अकेला 1 है। सो 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, दे आर 2 3 5 देन 7 9 प्राइम नंबर नहीं है, रिमेंबर इट्स एन ऑड नंबर। ठीक है, इंटीजर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है अपने से पहले। सो 10 भी नहीं है, 11 है, 13 है, देन 17 है, 19 है, 23 है एंड सो ऑन। सो प्राइम नंबर दो नंबर जो या तो 1 के टेबल में आते हैं या फिर अपने खुद के टेबल में आते हैं। Very important question, very important question repeated in your exam many times। past paper का ये question है, कह रहे हैं कि sum of two consecutive numbers is x, what will be their product? अगर दो consecutive numbers का sum x है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? लेट्स से फर्स्ट नंबर उसमें से y है, तो उसके बाद वाला नंबर y प्लस 1 होगा। देखिए कंसेक्टिव नंबर्स कहते हैं जो a के बाद सेकंड नंबर आता है। तो अगर एक नंबर 2 है तो उससे नेक्स्ट नंबर 3 होगा, अगर एक नंबर 100 है तो उससे नेक्स्ट नंबर 101 होगा। तो जब भी आप कंसेक्टिव नंबर लेने हैं तो आप फर्स्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो यू गेट द नेक्स्ट नंबर। सो द फर्स्ट नंबर इज y, द नेक्स्ट नंबर रिमेंबर विल बी y प्लस 1। सो कह रहे हैं कि सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स इज x। सो फर्स्ट नंबर वाज y, सेकंड नंबर वाज y प्लस 1। सम में क्या होते हैं, नंबर्स ऐड होते हैं। तो एक नंबर y था, उसमें जब नेक्स्ट नंबर उसके आने वाला ऐड होगा तो आंसर आ रहा है x। पूछ रहा है कि इनका प्रोडक्ट बता दो, यानी पूछ आपसे हो रहा है y इंटू वाई प्लस 1 की वैल्यू आपने बतानी है। सो दिस विल बिकम 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x। आप यहाँ से y निकाल लो और इसमें प्लग इन कर लो, यू विल गेट द आंसर y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 आ जाएगा। तो मैं फिर बता देता हूँ, हमें ये कहा गया कि टू कंसेक्टिव नंबर्स का यानी एक के बाद एक आने वाले नंबर्स का जो सम है वो x है। आप ये बताओ कि उनका प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, अगर एक नंबर y है उससे नेक्स्ट नंबर y प्लस 1 हो जाएगा, दोनों का सम y में y प्लस 1 का सम ऐड किया, आंसर x आया। y की वैल्यू के लिए अलहदा कर लिया, सेपरेट कर लिया, प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट में दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे। तो फर्स्ट नंबर वाज y, सेकंड नंबर वाज y प्लस 1, कंजेक्टिव उसके बाद वाला है। यहाँ पे y की वैल्यू प्लग इन कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो y की जगह पे x माइनस 1 प्लग इन किया, यहाँ पे भी x माइनस 1 प्लग इन किया, साथ में प्लस 1 अपनी जगह पे है, x माइनस 1 विल रिमेन इन इट्स प्लेस। इसमें मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2 ही एलसीएम आएगा बिकॉज अकेला नंबर है डिनोमिनेटर में। तो दिस इज x माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम x माइनस 1/2। ये तो अपनी जगह पे है, इसको तो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा था, इसको मैंने इस वैल्यू को मैंने एज इट इज रहने दिया है। तो यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था कि x माइनस 1/2 वाई की वैल्यू में साथ 1 ऐड हो रहा था बिकॉज y प्लस 1 था, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज x प्लस 1/2 आ जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस b/2 आ जाएगा। सो दिस इज x माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 1/2, 2 जा 4 आ जाएगा। सो आंसर इज x स्क्वायर माइनस 1/4। सो कंसेक्टिव नंबर जहां पे भी होंगे याद रखिएगा आप उसमें 1 ऐड करते हैं, नेक्स्ट नंबर आ जाता है। जब भी इवन या ऑड कंसेक्टिव नंबर्स की बात होगी तो 2 ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35, असलम वीकली सैलरी इंक्रीज फ्रॉम ₹175 to ₹201.25, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। सो अगेन परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर लेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन गुजर चुका है, परसेंटेज डिक्रीज का, परसेंटेज इंक्रीज का भी इसलिए ऐड किया ताकि कोई चीज मिस मत हो जाए, कोई चीज रह ना जाए। 100% प्रिपरेशन जो है ना इस एक्सरसाइज को करने से इंशाल्लाह कवर अप हो जाए। सो 175 में से जब 201.25 आप माइनस करोगे तो 200 जाता है तो 25 बचता है, तो यह आ जाएगा 26.25। सो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 25 के करीब ही ले लेता हूँ बिकॉज आंसर राउंडेड ऑफ में, तो मैंने इसको 25 जानबूझ के लिया है ताकि पेपर में टाइम सेव हो जाए। तो चॉइसेस को देख के आप जो है ना सॉल्विंग किया करें, सोल्यूशन किया करें। सो 25 वन जा एंड 25 फोर जा 100 होता है, 25 सिक्स जा 150 होता है एंड 25 सेवन जा 175 आएगा। सो दिस इज 100/7 के करीब आ जाएगा। सो मैंने अप्रॉक्सीमेशन खुद ली, मैंने 26.25 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मैं अभी बताता हूँ। अब आप ये देखो, आप क्लोजेस्ट आंसर को मार्क कर लोगे।
सो 7 वन ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 बचेगा, 0 आ गया यहाँ से पॉइंट। तो अगेन अब 7 5 ज़ा के करीब जो है वो 15 आ जाएगा। सो 35, या अगर मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, सो पॉइंट लगा के मैं करूँगा तो 4 टाइम समथिंग आएगा, तो ये 15 के करीब आ रहा है, तो 15% मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स इन्वॉल्व हो लेकिन आंसर जो है वो राउंडेड ऑफ वैल्यू में हो, तो आप इस चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो कि राउंडेड ऑफ वैल्यूज ले लो, नियरेस्ट वैल्यू ले लो, ताकि आप क्विकली सॉल्व कर सको। बिकॉज फिर बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज़ द रियल गोल। आपका बेसिक मैथ्स या क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन डिफिकल्ट नहीं होता, बट टाइम सेविंग होता है। अगर तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, सो इट विल बी अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन ऑफ योर इंटरेस्ट टेस्ट फॉर यू। एवरेज बतानी है 3 की पावर 10, 3 की पावर 20, 3 की पावर 30 है। सो एवरेज कैसे लेते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं सबको ऐड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पर डिवाइड करते हैं। तो ये 3 नंबर हैं, 3 की पावर 10, उसमें 3 की पावर 20, इसमें 3 की पावर 30 को आप ऐड करेंगे, 3 से आप डिवाइड कर लेंगे, सो यू विल गेट द आंसर। सो एवरेज आ जाएगी। सो इसका ऑप्शन जो है ना वो 3 की पावर्स की फॉर्म में ही था। सो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। जब मैं 3 को कॉमन ले लूंगा, सो ये 3 की पावर 9, ये 3 की पावर 19, ये 3 की पावर 29 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। सो कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर विल बी, सो आंसर इसके इसी तरह के ऑप्शन में था, पास पेपर्स का ये क्वेश्चन है, 3 की पावर 9, 3 की पावर 19, 3 की पावर 29। तो इसी फॉर्म में ही आंसर था आपके पास। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द हेक्सागोन। सो हेक्सागोन, हेक्स मीन 6, सो 6 साइडेड पॉलीगॉन को आप हेक्सागोन कहते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन। If the ratio of the edges of A ratio, B ratio and C is 3 ratio 4 ratio 5, the sum of their edges is 54. What is the ratio of B? What is the age of B? So A, B and C की एजेस की रेशियो है आपके पास 3, 4 and 5। सम ऑफ एजेस जो है वो 54 है। हमसे B की एज पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन फैक्टर x को ही ले लेते हैं। अगेन जब x को सिंप्लीफिकेशन फैक्टर के फॉर्म में लेंगे, तो दिस विल बिकम 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू सम उनका जो है वो 54 है। ऐड कर लेंगे 5 and 4 9, 9 में 3, सो 12x इज इक्वल टू 54 आ गया। x की वैल्यू आ जाएगी 54/12। हमने b की वैल्यू बतानी, b की एज बतानी है। सो b का पोर्शन था ये 4x, ठीक है। सो 4x था, सो 4x एज बन रही थी b की। 4 इंटू 54/12 कर लो, यू विल गेट द आंसर। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। नाउ देन 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 and 4 24, so 18। so b is 18 years old। Very important question again from the past papers. What will be the value of m to make x square plus 4x plus m a perfect square? So you have to find out the value of x square plus 4x plus m a perfect square के को आपने बनाना है। तो आपने ये बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। सो ये परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा कि जब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज हो जाएगा। सो x square plus 4x plus m। So the trick here is this is your a square and this is your 2ab। so a square is x square, a की वैल्यू x आ रही है, 2ab अगर 4x है, so 2ab is 4x, 2 इंटू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो ये स्केयर कब क्लोज होगा, जब a स्केयर प्लस 2ab है। प्लस क्यों मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर माइनस होता तो मैं इसको माइनस लेता। प्लस b स्केयर अगर होगा यहाँ पे 7, तो ये सारे का सारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्केयर का। सो m की वैल्यू बतानी है। सो m की वैल्यू यहाँ पे b का स्केयर यानी 2 का स्केयर होनी चाहिए, और m की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 4 होनी चाहिए, क्योंकि m स्केयर नहीं है, रिमेंबर m है। तो जब m है तो वो b स्केयर के इक्वल है, m की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आपने देखना है, जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था तो चॉइस में 2 भी था 4 भी था। सो स्टूडेंट्स वहां 2 मार्क कर आए थे, 2 नहीं है 4 आंसर है, क्योंकि अगर m स्केयर होता तो तब तो एक बात थी, बट ये m है। जब m है तो वो b स्केयर के इक्वल है, b2 आया, सो दैट इज 2 स्केयर। इजी बीजी। 0.002 इंटू 0.03 को प्रोडक्ट लेना है। सो 0.002 मल्टीप्लाइड विद 0.03। सो इस सिचुएशन में पॉइंट को खत्म करेंगे, 1 आएगा, 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोज आ जाएंगे। पॉइंट को खत्म करेंगे, 1 आएगा, 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोज आ जाएंगे। रिमेंबर, अब ये जो लेफ्ट वाले जीरोज होते हैं ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो कोई ये ना करे कि इन जीरोज के साथ कैंसिल करें, तो इन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में इन जीरोज को खत्म कर दूंगा। अब आई सिंपली व्हाट आई विल डू हियर इज 2 3 ज़ा 6, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 3 जीरो जिसके एंड 2 जीरो जिसके कंबाइन करेंगे तो 1
के साथ 5 जीरोज आ जाएंगे। 5 जीरोज का मतलब है पॉइंट के बाद 5 डिजिट, सो 4 जीरोज कर लोगे आप और 6 डिजिट कर लोगे। सो यहाँ से पॉइंट इधर जाएगा 5 डिजिट्स की तरफ। सो 6 तो फर्स्ट डिजिट है, सेकंड पे 0, थर्ड पे 0, 4 पे 0, फिफ्थ पे 0, 0 0 0 0 आ जाएगा एंड पॉइंट। सो पॉइंट 4 जीरोज एंड 6, क्योंकि पॉइंट अगर नीचे 5 जीरोज हैं तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए। तो 5 डिजिट्स के लिए मुझे 4 जीरोज ऐड करने पड़ेंगे एंड 6 तो मेरा वो डिजिट था। अगर ऊपर एक टू डिजिट्स वाला नंबर होता तो फिर मुझे 3 जीरोज ऐड करने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल अगर 67 बाय नीचे 5 जीरोज होंगे तो मैं क्या करूंगा, 0.0067, क्योंकि अगर नीचे 5 जीरोज हैं तो पॉइंट के बाद ऊपर राइट साइड पे 5 डिजिट्स होने चाहिए। सो दिस इज द ट्रिक, आप इसको यूज करो। बहुत से स्टूडेंट्स को पहले मल्टीप्लिकेशन में पड़ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बजाय यूं कर लें, टाइम सेव हो जाता है एंड इजीली सॉल्व हो जाता है। अगेन पास पेपर का क्वेश्चन है, x माइनस वाई 1 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर दो नंबर्स का डिफरेंस 1 आ रहा है तो डेफिनेटली फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, इसी वजह से उनका डिफरेंस जो है वो +1 आ रहा है। 5 माइनस 4 करोगे तो 1 ही आएगा, 100 में से 99 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। अच्छा नेगेटिव पे भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी करके देख लेते हैं। तो नेगेटिव के केस में मेरे पास भी अगेन x बड़ा होगा, y छोटा होगा। तो ये अगर -4 है और y -5 है, सो -4 माइनस माइनस +5, सो हमेशा यहाँ पे 1 ही आ रहा है। तो y ये था, x ये था, x माइनस वाई था। सो y छोटा नंबर है, -5 छोटी वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो -4 है, वो बड़ी वैल्यू है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम। जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं सो मैंने इसलिए 2 to 3 क्वेश्चन एडी से जैसे मैंने ऐड कर लिए हैं। क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है आपके पास, यू आर गिवन विद x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 एंड x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू को जो है वो पूछा जा रहा है। सो व्हाट यू विल डू इज विल बी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो रिमेंबर कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज, a प्लस बी का होल क्यूब इज ओपन इन द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस 3ab into a plus b का क्यूब आ जाएगा। So what I will do here is I'll be opening up the whole cube। ये a है, ये मेरे पास b है, तो दिस इज a का क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b का क्यूब। सो b 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का क्यूब इज 1 बाई एक्स का होल क्यूब एंड 5 का क्यूब इज 125 आ जाएगा। You should remember the formula of cube and square. So what I have done here is कि मैंने a प्लस बी होल क्यूब को ओपन किया, दैट इज a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b का क्यूब। सो a मेरे पास x था, b मेरे पास 1 बाई एक्स था। सो अब चीजें सिंपल हो जाएंगी, x के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 का क्यूब 125 हो गया था। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी क्रूशल, क्योंकि 125 आंसर है। सो 100 एमसीक्यूज में चॉइसेस में प्रेजेंट है, तो 125 आंसर नहीं है। ठीक है, 125 को मार्क नहीं करना। क्यों 125 आंसर नहीं है, क्योंकि हमने अभी एक स्टेप छोड़ दिया है जिसको हमने कंप्लीट करना है। तो स्टेप को मैं कंप्लीट करता हूं, दैट इज x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू प्लग इन करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन थी, विच वाज 5 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। सो 3 5 जा 15 हो जाएगा। आई विल टेक 15 ऑन द राइट हैंड साइड, तो -15 बन जाएगा। सो दिस विल बिकम एक्स क्यूब, ये रह गया। सो ये रह गया मेरे पास एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब रह गया प्लस ये मेरे पास 1 बाई एक्स क्यूब रह गया इज इक्वल टू 125 एंड ये 3 5 जो 15 हुआ था ऑन द राइट हैंड साइड जाके -15 हो गया। तो द आंसर इज 110। सो रिमेंबर मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना था। यहाँ तक इसको आपने रुकना नहीं है, 125 को आंसर नहीं मार करना। तो जब आप 125 में से 15 को ये वैल्यू प्लग इन करनी पड़ेगी तो आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एक दो क्वेश्चन और भी ऐड किए हैं ताकि आज के लेक्चर में ये चीज़ें 100% कवर अप हो जाए इंशाल्लाह। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to 3 minus 2 under root 2 and the value of x square plus 1 by x square आपने फाइंड आउट करनी है। सो x आपके पास 3 minus 2 under root 2 है। रिमेंबर 1 by x जो है ना वो आपके पास फिर इस केस में 3 plus 2 under root 2 हो जाता है। सो आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे। याद रखिएगा अगर आपके पास ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 होगा x, तो 1 बाई एक्स आपके पास 3 माइनस 2 बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा। आप करके देख लें, मैं स्टेप्स आपको करके दे देता हूँ, बट ये ट्रिक आपने इंट्रेंस टेस्ट में याद रखनी है। देखिए x जो है ना वो आपके पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है। अगर मैं 1 बाई एक्स निकालना जा रहा हूँ तो 1 बाई एक्स की वैल्यू मैं प्लग इन करूंगा। अब मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए मैं 3 इंटू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, सो 3
प्लस 2/2 से मल्टीप्लाई एंड 3 माइनस 2/2 से डिवाइड करूंगा. सो व्हाट आई विल डू हियर इज दिस विल बिकम, सो रैशनलाइज कर लिया मैंने, 3 + 2/2 आ जाएगा एंड नीचे आ जाएगा 3 का स्केयर a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा. तो 3 का स्केयर इज 9 माइनस b का स्केयर. सो 2/2 का होल स्केयर जब आप करोगे, सो 2 का स्केयर इज 4/2 का स्केयर इज 2. सो दैट इज 4 into 2 is 8. So this will be 3 + 2/2 divided by 1. 1 से कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. तो 1/x की वैल्यू 3 + 2/2 आ जाएगी. तो एक शॉर्टकट याद रखिए कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो 1/x अगर निकालना है तो आप √2 टर्म के साइन को रेसिप्रोकेट कर दोगे. एनीवेज x आ गया, x गिवन था सॉरी क्वेश्चन में, 3 - 2/2, 1/x आया, 3 + 2/2. निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं. सो x की वैल्यू इज मैं क्या करूंगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है मैंने, तभी मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा. सो इस फॉर्मूला को जब मैं आप ओपन करोगे तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. सो x के साथ कैंसिल हो जाएगा. इसमें वैल्यूज प्लग इन करनी पड़ेंगी. जब मैं इसमें वैल्यूज प्लग इन करूंगा, सो x की वैल्यू वाज, so remember x की वैल्यू was given in the paper, that was 3 - 2/2. 1/x क्या आएगा, 3 + 2/2 होल स्क्वायर कर लिया. तो आई हैव डन नथिंग, मैंने x की जगह पे x प्लग इन किया, 1/x की जगह पे 1/x प्लग इन किया, बीच में प्लस है तो प्लस है. अगर माइनस होता, क्वेश्चन में पूछा गया, तो मैं माइनस ओपन करता. एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई वाज लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 2ab था, x और 1/x कैंसिल हो गया था, सिर्फ मेरे पास 2 रह गया था. अब मैं इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट में -2/2 + 2/2 कैंसिल हो जाएगा. 3 + 3 इज 6, 6 का स्क्वायर इज 36 आ गया. एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई वाज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2. सो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 36 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 34 आ जाएगा. वाई, अगेन इस बात का आपने देखना है, कॉन्सेंट्रेशन से फोकस करना है कि आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी. सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इज 34. सो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44. सिमिलर है, आपका कॉन्सेप्ट 100% इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. So you are given with the value of 2m plus 1/m as 3/2 and 8m क्यूब प्लस 1/m क्यूब आपने फाइंड आउट करना है. सो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ होल क्यूब ले लूंगा. सो यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा. सो दिस विल बी a का क्यूब प्लस 3ab. आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला बिकॉज ऑलरेडी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में इससे पहले हो चुका है. इंटू a प्लस बी, सो a प्लस b का क्यूब 1/m का होल क्यूब इज 1/m का क्यूब. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखना है, 3 का भी क्यूब होगा और √2 का भी क्यूब होगा. तो 3 का क्यूब तो क्या हो जाता है, 27 हो जाता है. √2 का क्यूब कैसे निकालेंगे, √2 का क्यूब का मतलब है √2 इंटू √2 इंटू √2. √2 इंटू √2 का स्केयर हो जाएगा. √2 का स्केयर इज 2 एंड ये वाला √2 अपनी जगह पे आ गया. तो मैं फिर बता देता हूँ, √2 का क्यूब मींस 3 टाइम्स √2. तो √2 इंटू √2, √2 का स्केयर इंटू √2, √2 का स्केयर इज 2 इंटू √2 आ गया. सो दिस विल बी 2 √2, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो नेक्स्ट स्टेप में 27 इंटू 2 करेंगे आप, 54 √2 आ जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, m और m कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 6 रह गया. 2m प्लस 1/m की वैल्यू गिवन है, दैट वाज 3/2. दिस इज 8m का क्यूब प्लस 1/m का क्यूब आ जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम यहाँ पे क्या होगा, 8m क्यूब प्लस 1/m क्यूब को आप रहने दोगे क्योंकि वैल्यू आपने इसकी फाइंड आउट करनी थी. ठीक है ना, 8m क्यूब प्लस 1/m क्यूब, तो यू विल बी लीविंग दीज टर्म्स एज इट इज. 6 3 18 हो जाएगा. 18/2 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो माइनस कर लोगे. तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई विल बी लेफ्ट विद 8m का क्यूब प्लस 1/m का क्यूब इज इक्वल टू 54/2. ये क्या बन गया था, 6 3 18, फिर बता दिया मैंने, माइनस 18/2 कर लेंगे. 54 में से √2 दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लो. 54 में से 18 को माइनस कर लो, 36 आ जाएगा. सो दिस इज 36 इंटू √2. सो दिस इज योर आंसर विच इज 36/2 आ जाएगा. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45. अगेन पास पेपर में से क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है. कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. इजी पीजी है, सिर्फ के की वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना. सो 3a इज कॉमन इन बोथ. सो 3a को जब आप कॉमन लोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 2a प्लस के. वाई, बिकॉज ये 3a तो कॉमन चला गया. इन दोनों में माइनस के कॉमन नजर आ रहा है, माइनस भी कॉमन ले लेंगे, के भी ले लेंगे, 2a प्लस के आ जाएगा. सो यू विल बी लेफ्ट विद 3a माइनस के इंटू 2a प्लस के.
सो 3a माइनस के इंटू 2a प्लस के, ऑप्शन डी बन रहा है इज द राइट चॉइस है। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 83, इफ वन नंबर इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं। टू नंबर्स का सम, लेट से फर्स्ट नंबर इज x, द सेकंड नंबर इज y, सो x प्लस y, सम इज 83। अब कह रहा है वन नंबर इज टू मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर नंबर, सो x जो है वो टू ज्यादा है देन द डबल ऑफ द अदर नंबर। तो x की वैल्यू जो है वो y के ट्वाइस से टू ज्यादा है, सो x ऑलरेडी टू ज्यादा है, तो मुझे x में से या तो टू माइनस करना पड़ेगा या मुझे इस साइड पे टू ऐड करना पड़ेगा। देखिए दोबारा इस बात पे आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। अगर एक नंबर ऑलरेडी बड़ा है एक नंबर से, तो उस नंबर में से आप माइनस करोगे, दूसरे नंबर में आप उसको या फिर ऐड करोगे तो इक्वेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं मेरे पास 98 रुपीज हैं, एक और पर्सन है उसके पास 100 रुपीज हैं, सो हमारी वैल्यूज को इक्वेट करने के लिए, अब इसका मतलब क्या है कि पर्सन बी हैज 2 रुपीज मोर देन पर्सन ए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए की वैल्यू में बी की वैल्यू में आप टू ऐड करोगे। जब मैं ये कह रहा हूं कि पर्सन बी हैज 2 रुपीज मोर देन पर्सन ए, तो इसके पास तो ऑलरेडी टू ज्यादा है, तो इक्वेट करने के लिए मुझे जिसके पास कम है उसको ऐड करना पड़ेगा। सो वापस आते हैं क्वेश्चन पे, वन नंबर इज टू मोर, x is 2 more than the twice of the other number, so twice of the other number is 2y, और ये x ऑलरेडी उससे 2 ज्यादा है, तो x में 2 नहीं ऐड होगा, दूसरी तरफ 2 ऐड होगा ताकि वो इसको इक्वेट कर सके, is 2 more than the twice of the other number, so x is equal to the twice के से 2 ज्यादा है, so this will become x। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी रीअरेंज कर लेते हैं, सो x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के आप सॉल्व कर लोगे एंड यू विल गेट द आंसर हेयर। ठीक है, तो जब आपके पास आंसर आ जाएगा आप इसको सॉल्व कर लें, माइनस कर लें दोनों इक्वेशंस को, ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस माइनस प्लस, दिस विल बिकम माइनस। सो यहाँ पे क्या होगा, x एंड x कैंसिल हो जाएंगे, y में 3y ऐड हो जाएगा, 2y ऐड हो जाएगा, सॉरी 3y बन जाएगा, 83 में से 2 चला जाएगा, 81 आ जाएगा, 3 1 जा एंड 3 2 जा 6, यू आर लेफ्ट विद 2 2 एंड 1 27। सो y की वैल्यू 27 है, सो एक नंबर 27, तो अगला 56 आ जाएगा। चॉइसेस पे मैंने बताया है कि आप जो है ना वन आई शुड बी ऑन योर चॉइस, सो एक ही चॉइस में एक नंबर 27 आ रहा है, किसी और में नहीं आ रहा। अगर दो में आ रहा होता तो मुझे एक्स के लिए भी सॉल्व करना पड़ता, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, 27,56 आ गया। एक्स के लिए सॉल्व करना इज नॉट डिफिकल्ट थिंग, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, वाई की वैल्यू जो आई है 27, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। So now moving on to the question number 47. Question number 41 states that which of the following is true for the second quadrant. So second quadrant के लिए इसमें से कौन सी बात true होगी? Sin is greater than 0, cos is greater than 0, cot is greater than 0, tan is greater than 0. So ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आपके बी कैट के अंदर जो नेक्स्ट का आपका सोशल साइंसेज का टेस्ट है उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें लॉ का ह्यूमैनिटीज के टेस्ट का जो बेसिक जो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी नो डैट ए सी टी एस, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो दे आर ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड साइन के रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, सो 47 का आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज साइन इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर कोसाइन। सो विच इज द करेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर कोसाइन। सो वी नो दैट cos 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है, अब मैं cos 2 अल्फा की तरह थ्री फार्मूलाज, एक तो फार्मूला उसका cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। बट इन दिस क्वेश्चन जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा दैट इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, वाई बिकॉज सारी चॉइसेस में cos के ही ऑप्शंस ओनली अवेलेबल हैं। सो cos 2 अल्फा के अंदर जब मैं अल्फा की जगह पे अल्फा बाय 2 पुट कर दूंगा, अल्फा बाय 2 प्लग इन कर दूंगा, सो द क्वेश्चन विल बिकम cos 2 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 आ जाएगा। सो अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो, 2 2 के साथ सॉरी कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद cos अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, दिस विल बिकम cos अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 से आप डिवाइड कर लेंगे, सो दिस इज cos अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 आ जाएगा। दोनों तरफ आप जो है वो अंडर रूट ले लोगे, सो जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो दोनों तरफ अंडर रूट लेने से हमारे पास क्या हो जाएगा, द चॉइस विल बी cos अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 is equals to cos alpha by
2 का अंडर रूट था यहाँ पे ये। सो 1 प्लस माइनस 1 प्लस कॉज अल्फा बाय 2 जो है वो आपका कॉज अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी। सो कॉज अल्फा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉज अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ गई, विच इज द राइट चॉइस इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन है बहुत ईजी है। सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स माइनस साइन 2x है। सॉल्व कर लेते हैं। सीकेंड एक्स अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला सीकेंड एक्स मैं ब्रैकेट में ले जाऊंगा। सो दिस विल बिकम माइनस सीकेंड एक्स माइनस माइनस प्लस सीकेंड एक्स इंटू साइन 2x। सो साइन 2x का नेक्स्ट स्टेप में मैं फॉर्मूला ओपन कर लूंगा। बाय द वे ये सीकेंड एक्स माइनस सीकेंड एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट रहेगा ये वाला सीकेंड एक्स और ये साइन 2x रह जाएगा 2 साइन एक्स कॉज एक्स। ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्टेप में सीकेंड एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 बाय कॉज एक्स। सो दिस विल बी 2 साइन एक्स कॉज एक्स। सो cos x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ओनली यू विल बी लेफ्ट विद 2 sin x। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3/2 होती है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होगा, साइन 60 की जो वैल्यू मैंने बताया कि वो अंडर रूट 3/2 होगी, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कॉस की वो वैल्यू होगी कि जिसपे कॉस की भी सेम वैल्यू है। अगर सिंपल सिर्फ एंगल होता कि जो 60 डिग्री एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ तो फिर 60 में 30 ऐड करें तो 90 होता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए 90 डिग्री का सम होना चाहिए एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए 180 डिग्री का सम होना चाहिए। बट यहाँ पे सिर्फ एंगल नहीं है बल्कि एंगल के साथ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी गिवन है, दैट इज साइन। सो साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है। यू नीड टू चेक फॉर द ऑप्शंस के जिसके ऊपर साइन की जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट 3/2 साइन 60 की सेम वैल्यू उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर उस किसी एंगल के लिए आती हो। तो cos 30 की भी जो वैल्यू होती है दैट इज ऑल्सो अंडर रूट 3/2। मैंने टेबल्स करवाए में, हम टेबल्स को आप देख लें, थिंग्स विल बी मच सिंपलर फॉर यू। तो साइन 60 अंडर रूट 3/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, वो सॉरी साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है, cos 30 की वैल्यू भी अंडर रूट 3/2 है। दोनों का आंसर जो है वो सेम है, कॉम्प्लीमेंट हुए एक दूसरे के। 1 माइनस टेन स्केयर एक्स और 1 माइनस कॉट स्केयर एक्स को आप किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये पूछा गया है। सो कोई मुश्किल नहीं है। 1 माइनस टेन स्केयर एक्स, तो टेन की जगह पे मैं वैल्यू प्लग इन कर दूंगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, वो साइन स्केयर एक्स बाई कॉस स्केयर एक्स आ जाएगा। डिवाइड करूंगा 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स डिवाइड बाई साइन स्केयर एक्स आ जाएगा। एलसीएम ले लूंगा मैं ऊपर वाली टर्म का भी, न्यूमरेटर वाली टर्म्स का भी और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का भी। न्यूमरेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एंड नीचे आ जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स चला जाएगा। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। राइट जी। सो नाउ व्हाट हैपन हियर विल बी कि आप इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इनटू इनटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। राइट जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस टर्म में से माइनस को कॉमन ले लीजिए, या आप इस टर्म में से माइनस को कॉमन ले लीजिए। लेट सपोज मैं इस टर्म में से माइनस के साइन को कॉमन ले लेता हूँ। जब माइनस का साइन कॉमन जाएगा तो जब भी माइनस से आप मल्टीप्लाई करवाते हैं या माइनस को कॉमन लेते हैं तो सारे जो अंदर टर्म्स होती हैं उनके साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाते हैं। जिनका माइनस होता है वो प्लस हो जाते हैं, जिनका प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। सो माइनस का साइन जब कॉमन लिया तो दिस विल बिकम प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स विल बिकम माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस एंड दिस विल बिकम माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स आएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स। सो माइनस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है। सो दिस इज कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। सो कॉस पाई बाय 2 क्या है, 0 है, खत्म हो जाएगा। साइन पाई बाय 2 साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, पाई बाय 2 90 डिग्रीज होता है ना, तो ये टर्म इरेडिकेट होगी। 1 इंटू साइन थीटा आ गया, सिंपली साइन थीटा आ गया आपके पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज साइन थीटा। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया था, माइनस tan स्क्वायर एक्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी 2 sin x by 2 cos x by 2 किसके इक्वल है। सो वी नो डैट sin 2 अल्फा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 sin अल्फा cos अल्फा, राइट। सो अगर मैं अल्फा को रिप्लेस कर दूंगा x by 2 से, सो ये आ जाएगा sin 2 into x by 2 is equal to 2 sin x by 2 cos x by 2। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी sin x is equal to 2 sin x by 2 cos x by, राइट जी। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 sin x by 2 cos x by 2। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x पड़ा हुआ है। सो 1 माइनस tan स्क्वायर x को एज इट इज रहने दिए। 1 प्लस tan स्क्वायर x आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है वो इक्वल होता है secant स्क्वायर x के। सो दिस होल टर्म इन द डिनोमिनेटर विल बिकम इक्वल टू secant square x, so this will become secant square x। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको सेपरेट कर दूंगा। 1 बाय secant square x आ जाएगा cos square x माइनस tan square x आ जाएगा, और secant square x को आप रेसिप्रोकेट कर लीजिए, रेसिप्रोकेट करेंगे इसको भी तो ये आ जाएगा cos square x। एंड इसी स्टेप में आप बेशक tan square x को ओपन कर लें, नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज cos square x माइनस tan square x आ गया sin square x बाय cos square x डॉट cos square x, cos square x से कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद cos square x माइनस sin square x। सो cos square x बाय माइनस sin square x ये आ जाएगा मेरे पास sin 2x इज इक्वल टू sin 2x आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है, उनको देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन है क्या। सो द क्वेश्चन इज साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू आपने बतानी है। तो साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बता रहा हूँ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट टाइप हुए हैं। इजी पीजी है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल टू 1 होता है। कहाँ से आया ये? सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो ये वहां से जनरेट हुआ है। साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू को आप जब सेपरेट आउट करोगे तो ये आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है। यहाँ पे भी अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट ले लेंगे। जब हम यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो एलसीएम नहीं इसका लिया जा सकता क्योंकि ये 2 इसके आर्गुमेंट में पड़ा हुआ है। तो सिंपली ये चॉइसेस थी जो यहाँ पे इनकरेक्ट जो है वो मार्क हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं कि tan एंड cos आर नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट। सो tan एंड cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं? सो ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन ऊपर करके आ चुके हैं, ACTS। सो cos एंड tan दोनों किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, फोर्थ में cos और cos का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, थर्ड में tan और tan का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। सो बाय द वे 1 2 3 4 यूं चल रहे होते हैं। तो जैसे थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, tan एंड cos नेगेटिव रहेंगे, उनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव रहेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट इज द आंसर हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट 45 की वैल्यू पूछ रहा है, वेरी इजी। Cosecant is reciprocal of sine, so I'll be writing it as 1 by sine 45। sin 45 cos 45 दोनों की जो वैल्यू है, so cos 45 and sin 45 both are equal and दोनों की जो वैल्यू है 1 by under root 2 होगी। so this is 1 by under root 2, नीचे वाला under root 2 जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, this will be under root 2 by 1, under root 2 by 1 is equals to under root 2। so आंसर हमारे पास under root 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 13 cos 77 cos 13 sin 77 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सो दिस इज द फॉर्मूला जो कि साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला पड़ा हुआ है। इस फॉर्मूला को हम क्लोज कर लेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। सो साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में फॉर्मूला आएगा साइन 13 प्लस 77 डिग्रीज।
सो दिस विल बी साइन 90 डिग्रीज आ जाएगा। एंड साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ cos 120 पूछ रहा है, cos 120 की जो वैल्यू है डैट इज इक्वल टू -1/2, सो विद ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा -0.5, सो द ऑप्शन इज -0.5 है। तो स्टैंडर्ड जो एंगल्स हैं उनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं साइन, कॉस और टैन के लिए, जिसमें 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 एंड 180 डिग्री, इनको आपने यू मस्ट रिमेंबर दैट, ताकि पेपर में आपको हेल्प आउट करेगा टाइम मैनेज करने में। क्योंकि रिमेंबर यू हैव 200 क्वेश्चन इन टोटल एंड 100 क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन इन योर सोशल साइंसेज, लॉ एंड अदर ह्यूमैनिटीज के जितने भी टेस्ट हैं, बिजनेस के, मैनेजमेंट के, के, और इसके साथ साथ आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर आपका जो इंट्रेंस टेस्ट है नास्ट का, यू विल बी हैविंग 100 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स from your total 200 questions. 1 plus tan square 45 की वैल्यू है 1 plus tan square 45, so tan 45 is 1, so tan 45 1 होता है, 1 plus 1 2 आ जाएगा, right जी। Now moving on to question number 70, very easy question, how many diagonals are there in a square? So a square has 2 diagonals, so diagonal क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, so 2 diagonals होते हैं एक स्क्वायर के अंदर। 71 नंबर ऑफ डायगोनल इन अ सर्कल है, सर्कल हैज नो डायगोनल्स, भाई सर्कल के कोई डायगोनल्स नहीं होते हैं, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, रेडियस होता है, उसके डायमीटर होता है, उसका कॉर्ड होता है। सो डायमीटर कब है कि जब वो सेंटर से लाइन गुजरी है तो डायमीटर है, अगर सेंटर से नहीं गुजरी तो ये कॉर्ड है, एंड ये अकेला जो है, ये अकेला जो है ये रेडियस है। सो और सर्कमफेरेंस क्या है कि अगर आप अराउंड दिस सर्कल पूरा मूव करते हो सर्कुलर ट्रैक में, वापस आप जो है वो यहीं पे आते हो तो सर्कमफेरेंस है। तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। Which one of the following is a right angle triangle? देखिए right angle triangle के अंदर Pythagoras theorem होल्ड करता है, which says that hypotenuse का स्क्वायर is equal to base का स्क्वायर प्लस perpendicular का स्क्वायर। अब हमें नहीं पता यहाँ पे hypotenuse कौन सी है, बट एक ट्रिक याद रखो, the largest side is your hypotenuse। तो हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर की कंडीशन को पूरा होता रही है। तो अगर मैं देखूं इसमें, मैंने बताया कि हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, सो ए का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर तो ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, इसका मतलब है कि दीज आर द साइड्स ऑफ द साइड लेंथ्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो 13 का स्क्वायर इज 169 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 एंड दिस इज 25, so this is 169 by 169, इक्वेशन होल्ड करती है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है, सो माय राइट चॉइस इज दिस। तो आप क्या करोगे, किसी भी एक साइड का स्क्वायर करोगे, सम कर दोगे स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है। अ सर्कल विद इट्स center at origin has a radius of 3 units, the circle will pass through the points, the following points except। so आपके पास बताया गया है क्वेश्चन में कि आपके पास एक सर्कल है जिसके रेडियस की जो लेंथ है वो 3 यूनिट्स है, तो आप बताओ कि जो गिवन चॉइसेस हैं इनमें से किस पॉइंट पर से सर्कल नहीं गुजरेगा। सो 3 यूनिट्स रेडियस का मतलब क्या है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 3 है, ठीक है, ये जो रेडियस है ना इसका वो 3 है, और सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। तो सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन है, एंड ओरिजिन जो है वो 3,0,0 है। अब रेडियस जो है इसका, ठीक है ना जी, जो रेडियस है इसका वो मेरे पास क्या है, सो रेडियस इसका मेरे पास 3 यूनिट्स है। अंदर इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा है कि आपके पास एक सर्कल है जो ओरिजिन के ऊपर है, यूनिट 3 यूनिट्स उसका रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका रेडियस है। तो हमने ये बताना है कि सर्कल किन पॉइंट से गुजरेगा, सवाए एक ऑप्शन ऐसे जिस पर से वो नहीं गुजरेगा। सो ये अगर मैं देखता हूँ इसका, तो ये भी रेडियस है, ये भी 3 यूनिट्स है, ये भी रेडियस है 3 यूनिट्स है, तो ये तो 0,0 है। सो अगर मैं एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, सो अगर ये पॉइंट देखा जाए तो इसमें मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट्स चला हूँ, वाई पे मैं नहीं चला, सो दिस पॉइंट इज 3,0। तो ये तो है। अगला पॉइंट 0,3 है, 0,3 कौन सा पॉइंट बनता है कि मैं वाई के ऊपर, मैं एक्स के ऊपर 0 रहा, मैं वाई के ऊपर 3 यूनिट चला, तो वो ये पॉइंट बनता है 0,3। वाई बिकॉज 3 यूनिट्स के ऊपर है ना रेडियस आपका, तो 3 का मतलब है वो 3 पे जाके एंड होगा, तो ये भी है -3,0। सो एक्स नेगेटिव आपका इस एक्सिस पे होता है, सो दिस इज -3 यूनिट्स ये बनते हैं क्योंकि 3 यूनिट्स का रेडियस है। सो ये पॉइंट बनता है -3,0, तो ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर लाई करता है, 0,9 लाई नहीं करता। कॉमन सेंस की बात है, एक्स पे मैं 0 रहा, वाई पे मैं +9 यूनिट चला, तो वो तो कहीं ऊपर होगा क्योंकि 3 यहाँ तक है, तो 3 के बाद 6 फिर 9, तो ये तो कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर होगा,
क्योंकि मैं यहाँ पे तो ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन लेट से वो कहीं यहाँ पे 0,9 यहाँ पे है तो वो सर्कल के ऊपर लाए नहीं कर रहा। तो इस तरह से आपने देखना होता है जितने यूनिट्स का रेडियस होता है वो पॉइंट्स सर्कल उन पॉइंट से पास कर रहा होता है। ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल विल बी। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो ऑल थ्री साइड्स, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई से टू साइड्स, कोई से टू एंगल्स इक्वल है तो आइसोसेलेस राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो द राइट ऑप्शन हियर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इजी पीजी है। द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस 16 पाई। सो सर्कल का सर्कमफ्रेंस इज 16 पाई। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू 16 पाई है। फॉर्मूला लिस्ट में अटैच कर दूंगा साथ, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके साथ। तो रेडियस आया 8। एरिया निकालना है, मैं बता रहा हूँ कि एरिया पाई आर स्केयर है, बट फॉर्मूला ऐड कर दूंगा उसको, आप देख लीजिएगा। पाई इंटू आर का स्केयर, सो आर का स्केयर 8 का स्केयर इज 64, सो 64 पाई आ जाएगा। सो द आंसर हियर इज 64 पाई। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल ऑन अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सो टेंजेंट्स कौन सी लाइन होती हैं? टेंजेंट्स वो लाइन होती हैं जो कि सर्कल के रेडियस से परपेंडिकुलर होती हैं और सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती हैं। तो रिमेंबर, अगर एक पॉइंट है सर्कल के बाहर तो वहां से टू टेंजेंट्स ही ड्रॉ की जा सकती हैं। एक टेंजेंट यहाँ पे होगी और एक टेंजेंट इस पॉइंट पे होगी। तो एक पॉइंट पे यहाँ पे टच हो रही है और एक पॉइंट पे इसको यहाँ पे टच हो रही है, तो एक ही पॉइंट पे टच करता है। मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करने में इशू आ गया, बट ये सिर्फ इसको एक पॉइंट के ऊपर यूं टच करेगा। तो आपने याद रखना है कि एक अगर पॉइंट है और आपके पास अगर एक सर्कल है तो एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर टू टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो एक सर्कल था, सो टेंजेंट्स अगर आपने ड्रॉ करनी है तो वो टेंजेंट सिर्फ उसको एक ही पॉइंट पे टच करेगी। सो टेंजेंट उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। सो एक पॉइंट है, सो उस पॉइंट से हमारे पास सिर्फ टू टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकते हैं, तो ये वो पॉइंट है। ठीक है, सो ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट। टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करती है एंड सर्कल के रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। Next question, the area of a square is 625 centimeter square. So it's the area of a square is 625 centimeter square, then its perimeter will be. So square का एरिया क्या होता है? x का स्केयर होता है, क्योंकि उसमें लेंथ और विड्थ दोनों की दोनों सेम होती हैं, ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं स्केयर के केस में। सो x स्केयर यहाँ पे 625 है, दोनों तरफ आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। 625 का अंडर रूट इज 25, तो 625 का अंडर रूट इज 25। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। स्केयर के केस में एवरी साइड इज ऑफ 25 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, सो 4 इंटू 25 करेंगे पेरीमीटर के लिए, दैट इज 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू 78 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ एंगल इन अ पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम हैज फोर साइड्स, सो ईच साइड, दो साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे और 90 यहाँ पे। सो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 9 4 इज 36 एंड 90 का 4 इज 360 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पाई। सो पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है फॉर द पाई। चलो लेट्स सी, हम इसको देखते हैं। हमें बताया कि एरिया ऑफ अ सर्कल यूज हो रहा है और साथ सर्कमफ्रेंस, तो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर। सो हमसे वो पाई की रेशो पूछ रहा है कि पाई जो है वो किसके इक्वल है। सो सर्कमफेरेंस की फॉर्म में भी देख लेते हैं इसको, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस भी ऑप्शन में है। सो अगर आप पाई की वैल्यू निकालते हो यहाँ से, आप सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला से आप पाई को सेपरेट करते हो, तो पाई यहीं पे रहेगा, सी जो है वो 2 इंटू आर नीचे चला जाएगा। सो 2 इंटू आर नीचे चला जाएगा। पाई की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी सर्कमफेरेंस ओवर 2 आर। देखिए रेडियस जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है और डायमीटर पूरा होता है। तो c बाय 2 आर का मतलब क्या है? 2 टाइम्स r इज इक्वल टू डी वाई, बिकॉज r इज d बाई 2। तो d क्या आ जाएगा? 2r। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2r। क्वेश्चन नंबर 80, लॉग्स का क्वेश्चन है। देखिए लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज मैं क्विकली बता देता हूं ताकि ये इशू ही आपका सॉल्व हो जाए। लॉग में अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो दे कैन बी रिटन एज लॉग ए प्लस लॉग बी। सो लॉग्स आप उनके सेपरेट कर दोगे। अगर टू वैल्यूज माइनस हो रही हैं लॉग में, सो लॉग ए माइनस डिवाइड हो रही हैं, लॉग ए डिवाइड बाई बी है, सो इट कैन बी रिटन एज टू सेपरेट लॉग्स, लॉग ए माइनस लॉग बी। देन यू शुड रिमेंबर, अगर लॉग में एक्सपोनेंट है, अगर लॉग में एक्सपोनेंट है, सो दिस कैन बी रिटन एज, एक्सपोनेंट आपका स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो लॉग ए की पावर एक्स था, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स इंटू लॉग ए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें लॉग 75 को, उस पर लॉगरिथमिक रूल्स लगाएं। तो 75 को मैं लिख सकता हूं एज, कैन बी रिटन एज 25 इंटू 3। सो दिस विल बिकम, सो दिस होल टर्म विल बिकम लॉग 25 इंटू 3। तो दो लॉग जब भी मल्टीप्लाई हो रही हैं दो टर्म्स, उसमें दो सेपरेट लॉग्स ऐड हो जाएंगे, सो इट कैन बी रिटन एज लॉग 25
प्लस लॉग ऑफ 3, राइट। अब ये तो ऑप्शन नहीं है, मुझे इसका मतलब है आगे सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ 25 कैन बी रिटन एज 5 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 3, 2 शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 log 5 प्लस log 3 आ जाएगा। सो द राइट चॉइस हियर इज 2 log 5 प्लस 2 log 3। लॉग के ये 3-4 रूल्स याद रखो, इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। 16 men can build a wall in 15 days. How many men are required to build the wall in 12 days? मैंने पहले भी बताया है, ऐसा क्वेश्चन आज के एक्सरसाइज में पहले गुजर चुका है कि गिवन डेटा को मल्टीप्लाई करवा लो, ऐसी सिचुएशन में आस्ट डाटा की वैल्यू से डिवाइड कराओ, अननोन वैल्यू आ जाएगी। सो क्योंकि ये इनडायरेक्ट का रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, बिकॉज मैन ज्यादा करोगे डेज कम हो जाएंगे। सो ये काम आपने इनडायरेक्ट के केस में करना है। 16 इंटू 15 कर दिया डिवाइडेड बाय आस्ट डाटा 12 डेज है, वैल्यू आ जाएगी कितने लोग चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि अगर 16 पीपल आर फिनिशिंग अ वर्क इन 15 डेज, द सेम टास्क अगर मैं 12 लोगों के साथ करूंगा तो कितने डेज लगेंगे। तो अगेन शॉर्टकट बता रहा हूँ, गिवन डेटा को मल्टीप्लाई कराओ, आस्क इन्फॉर्मेशन से डिवाइड कराओ, अननोन इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो 4 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 4 4 जा, 4 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 4 5 जा 20 आ गया। सो 20 here is your answer. सो अगर आपने 12 डेज में काम खत्म करवाना है तो यू नीड टू हैव 20 men with you. What is the percentage of numbers from 1 to 70 which have 1 or 9 in the units digit? So 1 से लेके 70 तक कितने ऐसे नंबर हैं कि जिनकी परसेंटेज निकाली जाए जिनके यूनिट्स प्लेस पे 1 या 9 आता है। सो 1 से लेके 70 तक टोटल नंबर तो 70 बनते हैं, तो मैं 70 से डिवाइड करूंगा, ऊपर वो नंबर ऑफ नंबर्स आ जाएंगे जिनके सेकेंड डिजिट में यूनिट डिजिट पे 1 और 9 आता है। एक तो 1 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 19 है, देन अगेन 22 है, 29 है। तो काउंट आप कर लो, हर एक में 2 बन रहे हैं। सो अगेन फिर आगे मेरे पास आ जाएगा 31 एंड 39, फिर देन 41 49। तो काउंट कर लेना आप, ये 14 डिजिट्स बनते हैं, क्योंकि हर डेकेड के अंदर आपके पास 2 डिजिट्स ऐसे आ रहे हैं जिनके यूनिट्स प्लेस पे 1 या 9 है। यूनिट प्लेस क्या है, अगर 19 लिखा हुआ है तो ये इसका यूनिट प्लेस है, ये इसका टेंस प्लेस है। सो यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है या यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 1 की बात हो रही है। सो 11 में भी यूनिट प्लेस पे 1 है, 21 में भी यूनिट प्लेस पे 1 है। सो इस 1 को नहीं काउंट करना, ये 10 क्या है। तो सिर्फ यूनिट प्लेस पे 1 या 9 आ रहा है। 1 से लेके 70 तक कितने कितने नंबर बनते हैं, उनकी परसेंटेज 1 से 70 तक कितनी बनती है। तो 14 नंबर ऐसे बनते हैं, 14 बाय 70 परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, सो 20 आ जाएगा। सो 20% आ गया। तो बहुत ईजी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करवाया ताकि ये डर ही खत्म हो जाए आपका कि जी इतने क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इज 51, फाइंड द नंबर्स। सो 3 कंसेक्टिव नंबर्स का सम जो है वो 15 है, आपने नंबर्स बताने हैं। अब लेट से फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर x प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद वाला नंबर x प्लस 2 हो जाएगा। कंसेक्टिव नंबर्स के लिए आप 1 ऐड करते हैं, ये डिबेट आज के लेक्चर में ऑलरेडी हो चुकी है पीछे क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन, एक नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, कंसेक्टिव नंबर्स ये बनते हैं। तो 2 में 1 ऐड होगा तो नेक्स्ट नंबर 3 आ जाएगा, अब 3 में 1 ऐड होगा तो 6 नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने फर्स्ट नंबर को x, सेकंड को x प्लस 1, उससे सेकंड को x प्लस 2 लिया। सो x, x प्लस 1, x प्लस 2, इनका जो सम है दैट इज 51। तो पूछ रहा है नंबर्स बता दो क्या है, ऐड कर लिया सिंपली। अब x और x ऐड हो जाएंगे, सो दिस विल बिकम 3x, 1 एंड 2 विल बिकम 3, दिस इज 51, 3 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, 3x की वैल्यू 48 आ जाएगी, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 18 6 आ जाएगा। सो x की वैल्यू 16 आ जाएगी, फर्स्ट नंबर 16 है, सेकंड नंबर एक 1 ऐड करने से आएगा, तो 16 में 1 17, फिर 17 में 1 ऐड करोगे तो 18। सो दीज आर योर नंबर। सो टाइम बचा लिया, चॉइसेस को देखा करें तो टाइम बच जाता है। इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर तो पूछता है 50% ऑफ 10x कितने के इक्वल होगा। देखिए एक शॉर्टकट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी भी नंबर की परसेंटेज अगर आपने निकालनी है, किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, उस नंबर को उठाओ, उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 का 50% निकालना है, मैं 200 को उठाऊंगा, 50% से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो परसेंटेज का साइन जब नेक्स्ट स्टेप में मैं खत्म करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, सॉल्व करूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे यही है, एक नंबर क्या है 10x है। सो नंबर यहाँ पे गिवन है 10x, कह रहा है कि 10x का 50% क्या होगा। सो 10x को उठाया, 50% से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब भी परसेंटेज का साइन खत्म करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने साथ 100 से डिवाइड किया, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू एक्स आ जाएगा विच इज 5x। तो जब भी एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, नंबर को पिक किया, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दिया। 5n/6 गिवन है इज इक्वल टू 60, 11n/6 बताना है। तो 5n/6 की वैल्यू 60 है, तो मैंने क्या करना है 11n/6 निकालना है। तो मैं पहले n/6 को सेपरेट कर लेता हूँ, यहाँ से n/6 को मैं यहीं रहने देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो n/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/5।
60/5 आ गई। अब मैंने इसको 11n बनाना है, तो इस टर्म को अब मैंने 11n बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 11 से लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा एंड मैं 11 से राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा। मैं फिर बता रहा हूँ मैंने क्या किया कि 5n/6 की वैल्यू 60 गिवन थी, मैंने n/6 के लिए सेपरेट कर लिया। n/6 आया मेरे पास 60/5। चाहे तो सॉल्व भी कर लो, 5 1 जा 5 12 जा, अगर ऐसे सॉल्व करते हो। सो नेक्स्ट जो है मेरे पास, उसने ये पूछा मेरे से कि 11n/6 की वैल्यू बताओ। तो जब n/6 की वैल्यू 12 आ गई है, सो 11/n/6 निकालने के लिए लेफ्ट साइड पे भी 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट साइड पे भी 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब लेफ्ट साइड पे 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस विल बिकम 11n/6 एंड राइट साइड पे 12 इंटू 11 आ जाएगा, विच इज 132। यहाँ पे टाइपो हुआ है, द राइट आंसर हियर इज नॉट 1332 विच इज इन फैक्ट 132। सो दिस वाज इजी। If the radius of a circle is reduced to half, then its area is, एरिया पे क्या असर आएगा? सो एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्केयर। अब रेडियस की जगह पे अगर r/2 कर लोगे, तो रेडियस की जगह पे अगर r/2 कर लोगे, सो r/2 का स्केयर है, सो r/2 का स्केयर आ जाएगा r²/2 का स्केयर 4। तो दिस इज पाई r²/4। सो ओरिजिनल एरिया तो पाई आर स्केयर था, सो ओरिजिनल एरिया तो ये बन रहा है। सो नया एरिया, ओरिजिनल एरिया तो ये पाई आर स्केयर है, a/4 आ रहा है। सो क्वार्टर हो जाएगा, 4 टाइम ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। नोमान्स टेस्ट स्कोर इज 96, 97, 86, 98, 92। व्हाट वुड ऑन हिज नेक्स्ट टेस्ट, what would he need on his next test to have an average of 94? So नुमान के टेस्ट का स्कोर गिवन है 96, 97, 86, 98 एंड 92। पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टेस्ट में क्या स्कोर करें कि एवरेज जो है वो 94 की हो जाए। सो एवरेज कैसे लेते हैं, जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट 5 टेस्ट की वैल्यूज गिवन है 96, 97, 86, 98, 92। नेक्स्ट उससे नेक्स्ट टेस्ट को में क्या स्कोर करेगा, नेक्स्ट टेस्ट के स्कोर को x कर लेते हैं। अब डिवाइड बाय टोटल वैल्यू 6 हो गई है, ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। सो 96, 97, 86, 98 एंड 92 ऐड हो जाएगा। सो ये जब मेरे पास ऐड होंगे, सो दिस विल बिकम, सो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, 96, 97, 86, 98 एंड 92 को मैं ऐड करूंगा, राइट। जब इनको मैं ऐड करूंगा, 6 में 7 ऐड हुआ 13, 13 में 6 ऐड हुआ 19, 19 में 8 ऐड हुआ 27, 27 में 2 ऐड हुआ, सो दिस इज 29, 9 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 9 9 18, 18 2 20, 20 में 28, 28 में 18 ऐड हो जाएगा तो 409 आ जाएगा। सो दिस इज 409 प्लस x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 94। 94 के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 409 को माइनस कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। सो 409 प्लस x, 94 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो आपके पास आ जाएगा 94 इंटू 6, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 9 जा, आप करेंगे तो 54 में जब आप 2 ऐड करोगे, तो 54 में आप 2 ऐड करोगे 56 आ जाएगा। सो 564 है, 564 में से 409 माइनस हो जाएगा, सो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 95 आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट मेड ऑन अ सेल ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ पोल्ट्री स्टॉक बॉट एट ₹10 पर शेयर एंड सोल्ड एट ₹12 पर शेयर। सो 1000 शेयर्स हमने बाय किए हैं ₹10 के रेट पे, अगर हम ₹12 के हिसाब से बेचेंगे तो पर शेयर हमें कितना प्रॉफिट आएगा। सो 1000 शेयर्स हैं, एक शेयर 10 का है, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी मेरे पास 10,000। ठीक है, सो दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, राइट। सेल्स प्राइस कैसे निकालेंगे, 12 रुपीज का एक शेयर किया है, 1000 के 1000 शेयर किए हैं, सेल किए हैं सॉरी, सो 12,000 आ जाएगा जो सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेल्स प्राइस 12,000 है, कॉस्ट प्राइस 10,000 है, माइनस किया तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 2000। सो 2000 का प्रॉफिट आ गया। परसेंटेज प्रॉफिट करेंगे, सो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे आएगा, सो द परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 2000 बाय कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज 10,000, 10,000 के कॉस्ट किए थे इन 200, जीरोज जीरोज के साथ कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा एंड 20% का प्रॉफिट हुआ है। So 20% is the right answer here. So this is why 20% is marked here. Ratio of 3 inches to 5 feet is, रेशो आपने निकालनी है 3 इंचेस की 5 फीट के साथ। अगेन रेशो निकालते हुए यूनिट शुड बी सेम। सो 3 इंचेस की 5 फीट के साथ रेशो है, सो 5 फीट को भी इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। सो एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, रिमेंबर। सो 5 इंटू 12 इज 60। सो नाउ 3:60 आपने फाइंड आउट करनी है। सो 3:60 विल बी 3/60 आ जाएगा। सो 3/60 आएगा, आप इसको
क्या कर लीजिएगा, कैंसिल कर लीजिएगा, ये 60 है, ठीक है जी। सो 3/60, 3 1 जा, 3 2 जा, सो 1/20 आ गया, इजी पीजी 1/20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/4 ऑफ 432? सो 3/4 आपने 432 का निकालना है, नॉट अ बिग हैजल, 432 को उठाया, 3/4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, कैंसिल कर लेना, आंसर आ जाएगा 324। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 91। तो फंक्शन के क्वेश्चन भी पेपर में इंक्लूडेड होते हैं, डोमेन्स एंड रेंजेस पूछी जाती हैं, समटाइम्स कोई फंक्शन गिवन होता है उससे पूछ लिया जाता है कि इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, आपने चेक करना है, इनवर्सेस पूछ लेते हैं। इस तरह की बेसिक क्वेश्चन भी फंक्शन से रिलेटेड जो है वो दे आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बेसिक और क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ द नास्ट इंटरेस्टेड। सो डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन पूछ रहा है, एक फंक्शन है, लेट से एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 है। सो जब मैं इस फंक्शन के लिए सॉल्व करूंगा, मैं इसकी डोमेन एंड रेंज की वैल्यू निकालना चाहूंगा, तो मैंने दो बातों को देखना होता है कि अगर आपके पास अंडर रूट में फंक्शन है तो नेगेटिव ना बन रहा हो, ताकि कम्प्लेक्स ना हो जाए आपकी वैल्यू सारी की सारी। इमेजिनरी नंबर्स अलाउ नहीं होते, ठीक है। फंक्शन हम जो जिन फंक्शन का डील कर रहे हैं दे आर रियल वैल्यूड फंक्शन ओनली। एंड सेकेंडली, अगर आपके पास फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके साथ साथ 0/0 भी होना चाहिए, बिकॉज 0/0 इज ऑल्सो अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड होने से, इनफाइनाइट होने से आपने चीज़ों को बचाना होता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस मुझे नजर आ रहा है कि इसके अंदर मैं, और इसमें वैसे भी कंडीशन भी गिवन होगी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, क्योंकि मैं x को 4 नहीं पुट कर सकता। जब मैं x को 4 पुट करूंगा, अगर ये कंडीशन मेरे पास गिवन है कि x को आप 4 नहीं पुट कर सकते, वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 4 है, दिस इज द गिवन फंक्शन। तो डोमेन क्या होती है, फंक्शन की इनपुट होती है, एंड रेंज क्या होती है, जो वैल्यूज अब आप प्लग इन करते हो फंक्शन में एंड जो आउटपुट आपके पास जनरेट होती है, दैट इज योर रेंज। सो इनपुट में आप 4 नहीं प्लग इन कर सकते, क्योंकि 4 प्लग इन करोगे अनडिफाइंड हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस 16/x-4 था, राइट। 4 को आप पुट नहीं कर सकते, 4 के ऊपर अनडिफाइंड हो रहा है, तो डोमेन तो जो फंक्शन की आ रही है, सो डोमेन जो इस फंक्शन की आ रही है दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, तो 4 के अलावा सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब हमने रेंज ऑफ फंक्शन निकालनी है। रेंज ऑफ फंक्शन के लिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 16 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 4। So this can all again now be written as x minus 4 into x plus 4 divided by x minus 4. So x minus 4 cancel हो जाएंगे, you will be left with x plus 4. So x plus 4 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो फंक्शन जो है x plus 4 है। बट रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि क्वेश्चन में आप 4 पुट नहीं कर सकते। जब मैं इसमें 4 पुट नहीं कर सकता तो 4 पुट करने पे इसने क्या हो जाना था, x की जगह पे 4 आना था, 4 प्लस 4 8 हो जाना था, तो ये 8 आ जाना था। तो आउटपुट 8 नहीं आ सकती। आउटपुट क्यों नहीं 8 आ सकती, क्योंकि मैं इनपुट पे 4 नहीं प्लग इन कर सकता, ये कंडीशन क्वेश्चन में मुझे गिवन थी। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स except 8 is your range of the function. You have to check whether the given function is even function or odd function. Very easy है। अगर आप एक क्वेश्चन फंक्शन f of x है, आप इसमें f of माइनस एक्स पुट करते हो एंड ये अगेन f of x जनरेट कर लेता है, तो आप इसको कहेंगे कि ये इवन है। ये क्या है, इवन है। लेकिन अगर आप f of x में f of माइनस एक्स प्लग इन करो, सो f of माइनस एक्स प्लग इन करने से अगर ये माइनस f of x आ जाए तो फंक्शन ऑड है। लेकिन ना तो ये कंडीशन हो, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही हो कि f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आ गया, ना ही सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही हो कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया है। तो इन दिस सिचुएशन फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। तो एक थर्ड कंडीशन है नीदर इवन नॉर ऑड की, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इन दैट सिचुएशन इट इज नीदर इवन नॉर ऑड। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने फंक्शन को नीदर इवन नॉर ऑड कह दिया। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 7 है। एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे, सो दिस इज माइनस एक्स का स्केयर होल पावर 1/3 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा। सो माइनस एक्स का स्केयर इज, सो माइनस एक्स का स्केयर, माइनस एक्स का स्केयर हेयर इज माइनस एक्स का स्केयर हेयर इज एक्स का स्केयर हो जाएगा ये,
एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3 हो गया अगेन, प्लस 1/7, पावर के ऊपर पावर और पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, वापस एक्स की पावर 2/3 प्लस 7 आ जाएगा। तो फंक्शन जो आ जाएगा अगेन एफ ऑफ माइनस एक्स जो है यहाँ पर वो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ गया है। सो ये कंडीशन किसकी फुलफिल हो रही है, इवन नंबर्स की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। सो दिस इज एन इवन फंक्शन। Question 93. On the first day, Aisha earned rupees 80 less than Sarah. On the second day, she earned rupees 60 more than Sarah. Which of the following statements must be true about Aisha's total earnings over the 2 days compared to Sarah? So क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि फर्स्ट डे के ऊपर आयशा ने 80 रुपीज लेस अर्न किए एज कंपेयर टू सारा, एंड ऑन द सेकेंड डे शी अर्न रुपीज 60 मोर देन सारा। तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। सो लेट्स से आयशा की सारा की जो फर्स्ट डे की अर्निंग है वो रुपीज एक्स है, ठीक है जी, वो एक्स है। अब सिचुएशन क्या है, आयशा अर्न रुपीज 80 लेस देन सारा। सो अगर सारा ने फर्स्ट डे पे एक्स रुपीज अर्न किए हैं, सो दैट डे की जो आयशा की इनकम है, सो दैट डे की जो आयशा की इनकम है दैट विल बी एक्स माइनस 80 वाई, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर खुद कहा गया है कि वो 80 रुपीज उसने लेस अर्न किए हैं। सेकेंड डे की हम सारा की इनकम को अब ले लेते हैं वाई रुपीज। सो सेकेंड डे पे लेट से सारा ने अर्न किए वाई रुपीज, एंड सेकेंड डे की कंडीशन क्या है, ऑन द सेकेंड डे शी अर्न आयशा अर्न रुपीज 60 मोर देन सारा। सो इस डे की जो सारा की इनकम है, सेकेंड डे की जो आयशा की सॉरी इनकम है, दैट इज वाई प्लस 60 वाई। क्यों, क्योंकि सेकेंड डे पे सारा ने वाई रुपीज अर्न किए, आयशा की इनकम उससे 60 रुपीज ज्यादा है, तो वाई प्लस 60 हो जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी इनकम क्या है, और हम दोनों की इनकम्स को टोटल कर लेते हैं। सो सारा की जो फर्स्ट डे की इनकम है एंड जो सारा की सेकंड डे की इनकम है इसको ऐड कर लेते हैं। सो फर्स्ट डे की जो सारा की इनकम है दैट इज एक्स, एंड सेकंड डे की वाई है। सो टोटल इनकम सारा की जो बन रही है दैट इज एक्स प्लस वाई। अब हम आयशा की इनकम को टोटल कर देते हैं। सो आयशा की फर्स्ट डे की इनकम एक्स माइनस 80 है, सेकंड डे की इनकम जो है वाई प्लस 60 है। सो जो टोटल इनकम आयशा की आ जाएगी दैट इज एक्स माइनस 80 प्लस वाई प्लस 60। सो आयशा की इनकम आ जाएगी एक्स प्लस वाई माइनस 20 वाई, एक्स और वाई ऐड हो गया। अब क्लियरली हमें दिख रहा है इसमें कि सारा की इनकम इज एक्स प्लस वाई एंड आयशा की इनकम उससे 20 रुपीज कम है, 20 रुपीज माइनस है। सो आयशा एंड रुपीज 20 लेस देन सारा इन टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of enrolled voters. So एक गांव है, एक इलाका है, एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 100% लोगों में से सिर्फ 75% टोटल लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। ये टोटल वोट कास्ट हैं। सो टोटल वोट जो कास्ट है वो टोटल पॉपुलेशन का 75% बनते हैं। अब विनिंग कैंडिडेट ने इनवैलिड वोट्स में से, अब इसमें से हुआ क्या कि 2% वोट्स जो है वो माइनस हो गए, फर्दर इसके 2% वोट्स माइनस हो गए हैं, 2% वोट्स माइनस हो गए और पीछे हमारे पास वैलिड वोट्स आ गए। अब द कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन, ठीक है, ही शी हैज गॉट 75% ऑफ दीज वैलिड वोट्स। सो विनिंग कैंडिडेट ने 75% ऑफ वैलिड वोट्स जो है वो उन्होंने अचीव किए हैं। सो 75% ऑफ द वैलिड वोट्स are achieved by the winning candidate, right? So winning candidate ने 75% of the total valid votes अचीव किए हमने, और वो जो वोट्स हैं उनका नंबर बनता है 9,261। हमने ये बताना है कि टोटल एनरोल्ड वोटर्स कितने थे, ये जो शुरू का 100% है हमने ये बताना है, राइट, कि टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड वोटर्स यहाँ पर कितने हैं। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि 75% लोगों ने वोट दिया, उसमें से 2% का वोट रिजेक्ट हो गया। मैं 75 का 2% निकाल के इसमें से माइनस करूंगा तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 73% ही पीछे रह जाता है, ठीक है। सो 73%। अब इस 73% में से जीतने वाले कैंडिडेट को 75% वोट्स मिले हैं, इसको 75% वोट्स मिले हैं ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। सो जब इसने 73% वैलिड वोट्स रह गए पीछे, और उन 73 का इसने 75% वोट्स विनिंग कैंडिडेट ने जो अचीव किए हैं, दे आर इक्वल टू 9,261
216. So this is 73 by 100 into 75 by 100 into x, क्योंकि मैंने वो जो अननोन नंबर निकालना है, तो 9216 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसको तो जहाँ जहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है वहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लें। 75 25 3s एंड 25 4s, राइट। अब आप ये 4 एंड 100 यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9216 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइड कर लोगे आप इसको 3 इंटू 73 से, यू विल गेट द आंसर। सो आंसर आ जाएगा आपके पास, सो 16,800 आंसर आ जाएगा। In a cricket tournament, the probability of a team winning a match is 0.6. तो क्वेश्चन 95 में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एंड कह रहे हैं कि विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैच एंडिंग इन अ टाइज, सो द मैच गेटिंग टाइड और ड्रॉ की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीम मैच लूज कर जाएगी? सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, सो द टोटल प्रोबेबिलिटी हियर विल बी द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द मैच plus losing the match plus the probability of the match getting tied or drawn. So total probability is always 1. So winning की probability 0.6 है, losing की जो probability है वो x है, tie की जो probability है वो 0.2 है। So losing की probability मैंने find out करनी थी, इन दोनों को मैं sum कर लूंगा, I will take them on the left hand side, solve करूंगा, so x की value 0.2 आ जाएगा। तो इसको correct कर लीजिए, 0.3 नहीं 0.2 is the answer here. Two fair dice are rolled simultaneously. What is the probability of getting same number on both dice? So probability आपने find out करनी है कि same number आपके पास on both dice आ रहा है। So same number on both dice की probability you have to find out. So इसकी probability निकालने के लिए आप क्या करोगे? Probability of total outcomes से आप डिवाइड करोगे, so total number in the sample space नीचे आ जाएगा and number of times same number आएगा on both, वो हमने find out करना है। ठीक है जी। सो टू फेयर डाइस, तो टू डाइस हैं, एक डाइस के जो आउटकम्स हैं वो 6 हैं, सेकंड के भी 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 36। सो एन ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी, टोटल नंबर इन द सैंपल्स पे 6 आ जाएगा। नाउ देयर आर 6 सिचुएशन इन विच बोथ डाइस के ऊपर सेम वैल्यू आती है, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। सो टोटल हमारे पास 6 ऐसी वैल्यूज बनती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 बाय 6 आप कैंसिल कर लीजिएगा, 1 बाय 6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरे पास 1 बाय 6। फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 2x plus 3y minus 4 and passing through the point -2,1. So we need to find out the equation of a line, then that line is parallel to this line and is passing through this point. लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए होती है। अगर बोथ द लाइंस आर पैरेलल तो द कंडीशन इज बोथ द लाइंस विल हैव इक्वल स्लोप्स। सो जो हमारी लाइन जो हमने फाइंड आउट करनी है उसकी स्लोप विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो दिस इज 2x plus 3y minus 4 is equal to 0। 3y is equal to -2x minus 4 हो जाएगा, y की वैल्यू -2 by 3x -4 by 3 आ जाएगी। तो जो स्लोप है मेरे पास वो -2 by 3 आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी -2 by 3। एम जो स्लोप है डैट इज -2 by 3। दोनों की स्लोप सेम लेनी है, पैरेलल की सिचुएशन में स्लोप सेम होती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म जो थी, सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो थी उससे मैंने m स्लोप को फाइंड आउट कर लिया। नाउ आई विल बी यूजिंग द स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y minus y1 m x minus x1। So y minus y1 is equals to m times x minus x1. So this will be y minus y1. So y1 की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -2 by 3 है, x minus x1 है, x1 की वैल्यू is -2 and that will become +2. So this will be y minus 1 के साथ 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2x -4 और ये अरेंज कर लेंगे आप, 3y -3 -2x -4 है, रीअरेंज कर लेना, यू विल गेट द desired equation of the line. So this will be +2x, जब ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, so +2x plus 3y plus 1 is equal to 0. So +2x plus 3y plus 1 is equal to 0. So इक्वेशन ए, ऑप्शन ए जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर नहीं है, ऑप्शन ए आपका आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए द फॉर्मूला इज m y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So y2 is 8, y1 is 5, x2 is -2, x1 is -3. So 3 by -5 आ जाएगा हमारे पास आंसर। सो -3 by 5 is our slope, राइट। सो log 5 1 to 5x की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे हमसे। सुपर इजी है, log की बेस 5 है, 125 गिवन है, x पूछा जा रहा है। What I will do here is log की प्रॉपर्टीज को मैं यूज करूंगा। 125 कैन बी रिटन एज 5 की पावर 3। सो log की प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आपके पास log की टर्म्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पावर होगी अगर log की कोई, तो वो स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो व्हाट आई हैव डन हियर इज 125 को मैंने 5 के क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। तो दिस विल बी 5 का क्यूब, तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा। सो दिस विल बी 3 log 5 ऑफ 5। सो log 5 ऑफ 5 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 इज 3। यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 1000 इज इक्वल टू x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन द बेस इज 10। सो log 1000 की वैल्यू x है। सो log बेस जिसका 10 है, सो मैंने ये बेस पे 10 ले लिया। 1000 कैन बी अगेन रिटन एज 10 इंटू 10 इंटू 10। सो 10 का क्यूब इज इक्वल टू x हो जाएगा। x स्टार्ट में आ जाएगा 3 log 10 ऑफ 10। So log 10 of 10 is 1, 3 into 1 is 3. So इसका भी आंसर 3 आ रहा है। ओके जी। सो इस क्वेश्चन में वी आर गिवन 2 slopes of the lines and we need to calculate the angle between these 2 lines. In this situation, the formula is tan theta is equals to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। तो हम m2 को 1 ले लेते हैं, m1 को 1/2 ले लेंगे। डिनोमिनेटर में 1/2 इंटू 1 आ जाएगा। तो ऊपर 1 में से जब 1/2 जाएगा तो 1/2 एंड दिस इज 3/2 हो जाएगा जब आप एलसीएम ले लोगे। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। स्लोप एंगल इज tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। सो tan इनवर्स ऑफ 1/3 कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आप एंगल फाइंड आउट कर लोगे व्हेन द स्लोप्स आर गिवन ऑफ 2 लाइंस। सो ये एक कंप्लीट मैंने पेपर बनाया जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर में। आई हैव सॉल्व 101 क्वेश्चंस। पास पेपर्स के ये क्वेश्चन थे, इनको प्रिपेयर कीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ भी अटैच कर रहा हूँ इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करें, खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशन रिलेटेड टू द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट का, जो सोशल साइंसेज का, लॉ का, मीडिया स्टडीज का, बिजनेस स्टडीज का, ह्यूमैनिटीज के जो बाकी प्रोग्राम्स हैं, उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बेसिक या क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन आता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं, दैट विल ट्रूली हेल्प यू आउट इंशाल्लाह। एंड अनदर एंड ऑल द अदर रिलेटेड लेक्चर जो कि आपको इसके लिए हेल्प आउट करेंगे, मजीद कॉन्सेप्ट्स आपको गैदर करेंगे, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। डू वॉच देम आउट। स्पेसिफिक हैं, ये नस्ट सेंट्रिक लेक्चर्स हैं, इधर उधर की बातें नहीं है। आप उनको प्रिपेयर करो, इंशाल्लाह आपकी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंशाल्लाह आई विल आल्सो बी अपलोडिंग कंटेंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेज एज वेल। एंड आज जो हमारा डे 1 के टेस्ट हुए हैं इंशाल्लाह उसको भी अपलोड करेंगे। So thank you so much for watching this video. Kindly do like it, press the bell icon, subscribe to our channel and share it with your friends. Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.